सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अगले 5 दिनों तक आरव ने एक खूंखार दरिंदे की तरह प्रशिक्षण लिया। वह पूरी रात मेरिट पॉइंट्स कमाता और विश्वविद्यालय के समय के 13 घंटे ट्रेनिंग चैम्बर्स के भीतर बिताता, यहाँ तक कि उसने लेक्चर में जाना भी कम कर दिया था ताकि प्रशिक्षण के समय को अधिकतम किया जा सके। उसने 12G गुरुत्वाकर्षण के तहत ग्रेविटी चैम्बर में अपने शरीर को उसकी चरम सीमा तक धकेला, जबकि उसका शरीर 10 घंटे तक मुश्किल से 9G का वातावरण ही झेल सकता था। उसने केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और हठ के बल पर खुद को झोंक दिया ताकि उसे तेजी से लाभ मिल सके। उसने मेडिकल नर्सों से अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक क्षत विक्षत करने और उपचार करने वाले डंक मारने वाले पानी को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहा, क्योंकि उसे दर्द की परवाह नहीं थी, उसे केवल परिणाम चाहिए थे। आरव के इतना कठिन परिश्रम करने का कारण ये था कि वह अच्छी तरह जानता था कि उसका भाई किस टूर्नामेंट की बात कर रहा था। अपने पिछले जीवन में इसी टूर्नामेंट से ठीक पहले उसने TA1 में पदोन्नत होने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जबकि पूरी पृथ्वी उसकी पदोन्नति के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसका मूल्यांकन असेसमेंट सबसे खराब आया था और उसे एक F रेटेड क्लास पेशा दिया गया था। उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर हंसा गया और उसे कुल का कलंक कहा गया। लेकिन अपनी कमजोर क्लास के बावजूद उसने टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह जीत गया तो अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकेगा। ये कठिन था, लेकिन वह किसी तरह शीर्ष 8 में जगह बनाने में सफल रहा, जहां क्वार्टर फाइनल में उसकी हार के साथ उसके सपने चकनाचूर हो गए। पिछले जीवन में भी भानु ही चैंपियन बना था, जिसने सेमीफाइनल में आरव को हराने वाले खिलाड़ी को भी मात दी थी। इसलिए यदि आरव इस बार भानु को हराने में सफल रहा, तो ये साबित हो जाएगा कि उसने वास्तव में अपना जीवन बदल लिया है। हालांकि यदि वह इस जीवन में भी हार गया, तो केवल अपमान ही उसका इंतजार कर रहा था। यह एक जुआ था, क्योंकि आरव वास्तव में अपनी अधिकतम क्षमता सीलिंग नहीं जानता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 41 अंक और एजिलिटी फुर्ती में भारी 44 अंक हासिल करने के बाद आरव आखिरकार TA0 के शिखर पर पहुंच गया। शाबाश लड़के, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं है। इस टियर के लिए परफेक्ट वॉरियर का रास्ता पूरा करने का मतलब है कि कल TA1 पदोन्नति परीक्षा के साथ तुम्हारा दिन बहुत व्यस्त रहेगा। आज के लिए प्रशिक्षण बंद करो, बाहर जाओ और कल के लिए विश्वविद्यालय के भीतर टेस्ट बुक करो। फिर एक लंबे गर्म स्नान के बाद अच्छी नींद लो। भगवान की कसम, तुम में से घोड़े की लीद जैसी गंध आ रही है। इस दुर्गंध से तुम केवल 20 महिलाओं को ही आकर्षित कर रहे हो, नोवा ने आरव को निर्देश दिया। आरव लखलाते हुए ग्रेविटी चैम्बर से बाहर निकला, पहली बार बंद होने के समय से 45 मिनट पहले। चैम्बर के बाहर खड़े सोहन ने अपनी भौहें चाईं जब उसने देखा कि आरव ने ट्रेनिंग ग्राउंड जल्दी छोड़ दिया है, लेकिन आरव के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर वह समझ गया कि शायद उसने अपनी अधिकतम सीमा प्राप्त कर ली है। तुमने कर दिखाया, उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने कर दिखाया, आरव ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि ग्रेविटी चैम्बर से बाहर आने के बाद आरव के पैरों ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया था। वह अपनी बाहों के बल रेंगने लगा और अपने शरीर को फर्श पर घसीटने लगा। सोहन उसके बगल में चलते हुए गहरी सिसकारी भरने लगा। तुम बिल्कुल एक मस्खरे बफून लग रहे हो, सोहन ने कहा। मुझे परवाह नहीं, आरव ने जवाब दिया, लेकिन मुझे परवाह है। तुम्हारा पसीना पूरे फर्श पर टपक रहा है, फिर लोग शिकायत करते हैं कि जमीन पर कीटाणु हैं। कीटाणु नहीं हैं, तुम जैसे बेवकूफ़ हैं, सोहन ने कहा और आरव को अपने कंधों पर उठाकर तेजी से TA1 प्रमोशन सेंटर की ओर चल दिया। आरव सोहन की पकड़ में थोड़ा छटपटाया और अपनी पीठ को सोहन के कंधे पर टिका दिया। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और सोहन के हर कदम के साथ ऊपर नीचे होते हुए अपने जोड़ों की चटक की आवाज का आनंद लिया। आह, यह अच्छा लग रहा है, आरव ने कहा। हॉल में छात्र उसे और उस सफाईकर्मी सोहन को अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसकी आरव और सोहन ने कोई परवाह नहीं की। अंततः सोहन ने आरव को रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने उतारा। आरव आलस्य से अंदर चला गया और सोहन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। जहां आरव को लगता था कि केवल माया ही उसकी नस्लीय सीमा रेशियल लिमिट के सही आंकड़ों को जानती है, उसे यह नहीं पता था कि सोहन से कोई रहस्य छिपा नहीं था। सोहन ने आरव के हर छोटे व्यवहार और गुण को अपनी नोटबुक में दर्ज किया था। वह आरव की प्रतिबद्धता पर गर्व भी महसूस कर रहा था और उसकी राक्षसी नस्लीय सीमा से सतर्क भी था, जो एंजल रेस देवदूत प्रजाति से भी ऊंची थी।
विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा लाभ इसका निजी टी1 पदोन्नति परीक्षण एरिना था। यदि कोई सार्वजनिक एरिना जैसे पृथ्वी या मॉर्निंग स्टार के सार्वजनिक केंद्रों में टेस्ट देता तो उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने घोषित कर दिया जाता और कोई भी जानकारी गुप्त नहीं रहती। आरव के लिए यह बहुत हानिकारक होता क्योंकि पिछले अनुभव के अनुसार उसका मूल्यांकन कम आने वाला था, जो उसके लिए शर्म और शर्मिंदगी का विषय बन जाता। अकादमी में शामिल होने का आरव का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ गोपनीय परीक्षण की सुविधा थी, जहाँ परिणाम विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अलावा किसी को पता नहीं चलते थे। कम से कम इस तरह आरव अपनी गरिमा के साथ बाहर निकल सकता था। अगले दिन के लिए टेस्ट निर्धारित करने के बाद आरव ने माया की क्लास के बाहर उसका इंतजार किया। फिर वह, आरवी और माया साथ में डॉम की ओर निकल गए। आदित्य उनके साथ नहीं था क्योंकि वह पिछले 3 दिनों से क्लास में नहीं आ रहा था। स्पष्ट रूप से वह अपने किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। कमरे पर पहुंचकर आरव ने कई दिनों बाद जल्दी से स्नान किया। गर्म पानी के संपर्क में आते ही उसकी दुखती मांसपेशियों को काफी बेहतर महसूस हुआ। स्नान ने उसे तरोताजा कर दिया और बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से दादाजी नोवा उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम पूरा करने से पहले सोने नहीं देने वाले थे। लग के सोने से पहले अपने सभी बिना बांटे हुए एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एक साथ बांट दो। कल टी अप होने के बाद सभी स्टैट्स दोगुने हो जाएंगे। यह अच्छी बात है कि तुमने अब तक उन्हें बचाकर रखा है, लेकिन अगर तुम उन्हें आज इस्तेमाल नहीं करते हो तो वे दोगुने नहीं होंगे, जो एक बड़ी बर्बादी होगी। इसलिए गहराई से सोचो कि तुम उन्हें कैसे बांटना चाहते हो और इसे आज ही कर लो। आरव कराह उठा, लेकिन उसने नोवा की बात का महत्व समझा। उसने चुपचाप अपना स्टैक पैनल खोला और लेवल 5 के बाद से जमा किए गए सभी पॉइंट्स को बांटना शुरू कर दिया। आरव के पास उपयोग करने के लिए कुल 54 अनअसाइंड एपी एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे और नोवा की सलाह पर उसने 14 डेक्सटरिटी पर, 5 कॉन्स्टिट्यूशन पर, 15 स्ट्रेंथ पर, 8 एजिलिटी पर, 8 एंड्योरेंस पर और 4 इंटेलिजेंस पर इस्तेमाल किए। अपने स्टैट वितरण के बाद ही आरव को एहसास हुआ कि उसकी नस्ल परिवर्तन, रेस चेंज और स्टैट मैक्सिमाइजेशन ने उसकी कितनी मदद की थी। जहां एक सामान्य मानव खिलाड़ी का औसत 6 स्टैट्स केवल 35-40 अंक होता, वहीं अपनी नई नस्ल के साथ आरव 69 अंकों के भारी औसत वाला एक पावरहाउस बन चुका था। वह उसी लेवल के एक मानव योद्धा की तुलना में दोगुना मजबूत था और टियर 1 में पदोन्नत होने के बाद उसके सभी स्टैट्स दोगुने होने वाले थे, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगला दिन, टेस्ट के दिन, आरव का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था क्योंकि वह टियर 1 प्रमोशन टेस्ट को पूर्ण स्कोर के साथ पास करने के लिए तैयार था। टेस्ट के बाद यूनिवर्सल क्वीन द्वारा उसे दी जाने वाली क्लास चाहे जो भी हो, उसका लक्ष्य केवल एसएसएस मूल्यांकन के साथ टेस्ट पास करना था। आरव आज खून मत पीना, अपनी तृप्ति सटाइटी को 60 से नीचे गिरने दो, नोवा ने कहा जब आरव अपनी इन्वेंट्री से आज के कोटे का खून पीने ही वाला था। क्यों? आरव ने पूछा। इस अजीब अनुरोध से वह थोड़ा हैरान था। अगर तुम्हें अपने दादाजी पर भरोसा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नोवा ने कोई स्पष्टीकरण दिए बिना कहा। आरव हिचकिचा रहा था, लेकिन अंत में उसने नोवा पर इतना भरोसा किया कि उसकी बात मान ली और आज जंगल जाने से पहले खून नहीं पिया। उसकी तृप्ति 75% पर थी और जंगल से होते हुए विश्वविद्यालय पहुंचने तक टेस्ट से पहले उसकी तृप्ति खतरनाक 62% तक गिर गई। गुड लक, माया और आरवी ने कहा और वे आरव से विदा लेकर अपने लेक्चर की ओर चल दी। आरव टेस्टिंग एरिना में दाखिल हुआ और टियर 1 प्रमोशन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। टियर 1 प्रमोशन टेस्ट सबसे आसान प्रमोशन टेस्ट था, जिसमें केवल एक खिलाड़ी के 6 बुनियादी गुणों का परीक्षण किया जाता था। इसमें 3 टेस्ट थे और आरव तीनों में उच्चतम मूल्यांकन यानी एसएसएस रेटिंग का लक्ष्य बना रहा था। पहला टेस्ट एक ढलान वाली पहाड़ी पर दौड़ना था और एसएसएस रेटिंग पाने के लिए मानक स्कोर 30 मिनट के भीतर 17 किलोमीटर दौड़ना था। इस टेस्ट की कठिनाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इंसान द्वारा 10 किमी दौड़ का विश्व रिकॉर्ड 27 मिनट है, जिसका मतलब था कि इस टेस्ट में एसएसएस रेटिंग प्राप्त करने का अर्थ विश्व स्तरीय एथलीट स्तर से भी आगे निकलना था। आरव को इस टेस्ट पर पूरा भरोसा था। वह एंड्योरेंस ट्रेनिंग चैम्बर में वजन बांधकर ढलान वाली पहाड़ियों पर दौड़ने का लगातार अभ्यास कर रहा था। बिना वजन के आरव ने 17 किमी की दौड़ मात्र 29 मिनट 5 सेकंड में पूरी कर ली और पहले टेस्ट में एसएसएस मूल्यांकन प्राप्त किया। हालांकि आरव ने आसानी से टेस्ट पूरा कर लिया, लेकिन अंत तक उसकी तृप्ति 60% की खतरनाक सीमा तक पहुंच गई थी, जो अब टूटने ही वाली थी। दूसरा टेस्ट शक्ति स्ट्रेंथ पर आधारित था, जहां आरव को केवल अपने शारीरिक बल का उपयोग करके जटिल बंधनों की एक श्रृंखला से खुद को मुक्त करना था।
शुरुआत में बंधन धागे जैसे थे जिन्हें तोड़ना आसान था, लेकिन समय के साथ रस्सियां मोटी होती गईं और आरव को मुक्त होने के लिए अधिक समय और बल की आवश्यकता पड़ी। एसएसएस रेटिंग पाने के लिए 22वें बंधन को तोड़ना आवश्यक था। आरव 17वें तक तो आसानी से पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसे संघर्ष करना पड़ा। ठीक इसी क्षण उसकी तृप्ति 60% से नीचे गिर गई। उसके विचार धुंधले होने लगे और उसके पाश्विक सहज ज्ञान एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स ने नियंत्रण कर लिया। आरव एक पागल की तरह हंसने लगा और उसने 18, 19, 20 और 21वें स्टेज को ऐसे तोड़ दिया जैसे वे कुछ भी न हों। 22वें पर एसएसएस को पार करने के बाद उसने एक अनसुने बोनस राउंड को सक्रिय कर दिया। आरव 23, 24, 25, 26 स्टेज तक पहुंच गया, जहां रस्सी की जगह जंगली हाथियों को बांधने वाली धातु की जंजीरों ने ले ली थी। फिर भी आरव ने 2 धातु के बंधनों को और तोड़ दिया और अंततः लेवल 29 पर जाकर रुका। इस भीषण संघर्ष के कारण उसके हाथ पैर लहूलुहान हो गए थे, लेकिन आरव को दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह एक गुर्राती हुई पाश्विक आवाज में बोला, और मुझे और चाहिए। आरव अपनी शारीरिक रचना को नहीं समझता था, लेकिन नोवा इसे अच्छी तरह जानता था। आरव के शरीर की एक गुप्त विशेषता ये थी कि जब उसकी तृप्ति 60% से नीचे गिरती थी, तो उसकी कुल ताकत थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन अपनी पूरी शक्ति को निचोड़कर बाहर निकालने की क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 60% से नीचे गिरते ही मस्तिष्क के वे सुरक्षा घेरे बैरियर्स काम करना बंद कर देते थे जो मांसपेशियों को ओवरलोड होने से बचाते हैं। उसके आदिम सहज ज्ञान ने उसे चोट लगने के जोखिम पर भी अपनी मांसपेशियों की 100% शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। अंतिम टेस्ट रिफ्लेक्स प्रतिवर्त टेस्ट था, जिसमें आरव पर 360 डिग्री से डार्ट्स तीर की बौछार की गई। एसएसएस मूल्यांकन के लिए 10 मिनट से अधिक समय तक डार्ट्स को रोकना या उनसे बचना था। आरव, जो ग्रेविटी चैम्बर्स में प्रशिक्षण ले रहा था, उसे सामान्य गुरुत्वाकर्षण में ये टेस्ट बहुत आसान लगा। उसके पाश्विक सहज ज्ञान ने उसे एक छठी इंद्री प्रदान की जिससे वह उन तीरों से भी बच सका जिन्हें उसकी आंखें नहीं देख पा रही थीं। शानदार प्रदर्शन के साथ TA1 पदोन्नति पास करते हुए आरव ने एक अभूतपूर्व रेटिंग के साथ टेस्ट पूरा किया। सिस्टम अधिसूचना, आपने एसएसएस जोड़ रेटिंग के साथ TA1 प्रमोशन टेस्ट पास कर लिया है, जो इस टेस्ट के परफेक्ट स्कोर से भी अधिक है। इतिहास में ऐसा करने वाले आप 17,003वें व्यक्ति बन गए हैं। अब आप बिना पहचान वाले अनाम व्यक्ति नहीं रहे और अपना प्लेयर नाम चुन सकते हैं। कृपया अपना प्लेयर नाम दर्ज करें। रावण, आरव एक जोरदार ठहाके के साथ चिल्लाया। सिस्टम अधिसूचना, TA1 प्रमोशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खिलाड़ी रावण को बधाई। चूंकि आपने परफेक्ट स्कोर से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, अब आपको यूनिवर्सल क्वीन द्वारा दिए गए 6 वर्गों क्लासेस में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी जाएगी। पैदल सैनिक फुट सोल्जर क्लास रेटिंग F, एक कचरा क्लास जो केवल तोप के 4 कैनन फॉडर बनने के लायक व्यक्तियों के लिए है। ब्लड वॉरलॉक क्लास रेटिंग A, एक मैचजोर वॉरियर क्लास जो रक्त आधारित क्षमताओं में विशेषज्ञ है। नोट, इसके अधिकांश कौशलों के लिए कीवी की आवश्यकता होती है। कोष्टक, बर्सर्कर क्लास रेटिंग C, जो एक पागल योद्धा बने जो सामान्य ज्ञान की सीमाओं से मुक्त है। अकेले पूरी सेना से भिड़ने का आत्मविश्वास रखें या कोशिश करते हुए मर जाएं। अकल्टिस्ट क्लास रेटिंग A, विशाल स्तर के मंत्र बनाने के लिए प्राचीन प्रतीकों और अनुष्ठानों के ज्ञान का उपयोग करें जो कीवी पत्थरों से शक्ति खींचते हैं। ब्लड शेमन क्लास रेटिंग A+, एक शक्तिशाली क्लास जो आदिम वैम्पायरों के पतन के बाद भुला दी गई है। इसे पहले वैम्पायर देवता की क्लास कहा जाता था। ये वर्ग अकल्पनीय शक्तियों के बदले रक्त और आत्माओं का उपयोग करता है। नोट, इसे चुनने पर आपको लाइट फैक्शन के क्षेत्रों में खतरे के रूप में देखा जाएगा। कोष्टक, प्राइमोर्डियल वैम्पायर वॉरियर क्लास रेटिंग A+, एक कुलीन डार्क फैक्शन क्लास जो गिरे हुए साथियों और दुश्मनों के खून का उपयोग करके युद्ध के देवता बन जाते हैं। ये क्लास खून से सहयोगियों को ठीक करने और दुश्मनों को मारने की अनुमति देती है। नोट, इसे चुनने पर खिलाड़ी को अपना गुड फैक्शन लाइट से बदलकर डार्क करना होगा। कोष्टक, आरव ने धुंधले दिमाग और चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ विकल्पों को देखा और विकल्पों पर इनकी पिनकी करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मूर्ख, इस पर इनकी पिनकी मत करो। तुम्हें एक समझदारी भरा विकल्प चुनना होगा। हे भगवान, बेवकूफ पोते, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। नोवा चिल्लाया। हालांकि वह एक आई था, आरव के इस व्यवहार को देखकर उसे लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। इनकी पिनकी पोंकी, आरव ने अपने मन में बुदबुदाया और उसकी उंगली पैदल सैनिक फुट सोल्जर वाले विकल्प पर जा रुकी।
आरव उस विकल्प को घूरता रहा, अपनी पलकें झपकाई और विचार करने लगा कि क्या उसे वास्तव में ये चुनना चाहिए। नहीं, भाड़ में जाए ये सब, रावण कोई पैदल सैनिक नहीं बनने वाला। उसकी नियति एक राजा बनने की है, एक वैम्पायर देवता। आरव ने एक पागलों वाली धुन में कहा और इनकी पिनकी के परिणाम को नजरअंदाज कर दिया। ब्लड शमन क्लास मत चुनना आरव, प्राइमोर्डियल वैम्पायर वॉरियर चुनो। मैं दोहरा रहा हूँ, ब्लड शमन मत चुनना। नोवा आरव के दिमाग के अंदर चिल्लाया। समझ गया बॉय आदमी, मेरे दिमाग में चिल्लाना बंद करो। प्राइमोर्डियल वैम्पायर क्लास नहीं चुनना है, ब्लड शमन चुनना है। नहीं, ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो मैंने कहा था। मेरी बात सुन सिस्टम, मैं ब्लड शमन क्लास चुनता हूँ। सिस्टम अधिसूचना, आपने A+ रेटेड क्लास ब्लड शमन को चुना है। आपकी TA1 की पदोन्नति अब पूरी हुई। सत्यानाश हो, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, ये लगता अविश्वसनीय है। यदि उसने डार्क फैक्शन चुना होता तो वह लाइट फैक्शन के खिलाड़ियों को मारकर लेवल अप कर सकता था और दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति से तेज बच सकता था। क्या मूर्ख है। मैं छोड़ भी नहीं सकता, उसकी दिमागी गतिविधि कम करना मेरी ही गलती थी। हालांकि उसे SSS जोड़ परिणाम मिला, लेकिन अंत में इसके अवांछित परिणाम निकले। यह मेरी गलती है, नोवा व्यर्थ ही शिकायत करता रहा। सिस्टम अधिसूचना, आपने SSS जोड़ रेटिंग के साथ TA1 प्रमोशन टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। पुरस्कार एक बोनस की रेंज के लिए सभी स्टैट्स 2.5 गुना बढ़ा दिए गए हैं। पुरस्कार 2, आप एक TA1 कौशल स्किल चुन सकते हैं। बुनियादी कौशल पैक, सॉर्ड इंटेंट, शुरुआती अपने तलवार के हमलों में अतिरिक्त इरादत जोड़ें। प्रभाव, सभी तलवार हमलों में 10% सुधार। लीप, शुरुआती आप 7 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक कूद सकते हैं। ओवरहेड स्लैश, शुरुआती दुश्मन के सिर को 2 हिस्सों में चीरने के लिए उपयोगी। प्रभाव, सिर पर 100% क्रिटिकल डैमेज। पुरस्कार 3, क्लास विशिष्ट 4 में से 2 कौशल चुनें। क्लास विशिष्ट कौशल पैक, मॉन्स्टर समन, शुरुआती लेवल 10 के राक्षस को बुलाने के लिए 10 स्टेमिना पॉइंट्स, लेवल 15 के लिए 20 और लेवल 20 के लिए 30 पॉइंट्स का त्याग करें। अधिकतम 10 राक्षस। ब्लड कस्ट, शुरुआती अपने दुश्मन के समान टियर की एक आत्मा और उसके खून की आहुति देकर एक अनुष्ठान करें जिससे दुश्मन की 90% HP एक बार में खत्म हो जाए। अधिकतम टियर 2 तक। डेथ सकल, शुरुआती किसी भी 2 पैरों वाले जीव के खून से मृत्यु चक्र बनाएं जो भीतर मौजूद सभी दुश्मनों की HP सोखता रहे। अधिकतम व्यास 100 मीटर। ब्रेन वॉशिंग, शुरुआती अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस से आधी बुद्धि वाले किसी भी दुश्मन का ब्रेन वॉश करें और उसे अपनी कठपुतली बनाएं। आरव को कुछ चुनाव करने थे कि वह कौन से कौशल सीखना चाहता है। हालांकि नोवा की अपनी राय थी, लेकिन वह इस डर से बिल्कुल चुप रहा कि कहीं आरव फिर से गलत चुनाव न कर ले। इस बीच आदित्य, कृपया मुझे छोड़ दो। आदित्य की आवाज अब टूट चुकी थी। वह अपनी ही चेतना के भीतर एक कोने में सिकुड़ कर बैठा था, जैसे एक बच्चा अंधे कमरे में फंसा हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे जीने दो। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अपने दादाजी की तरह माना था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके चारों ओर फैले अंधेरे में एक धीमी हंसी गूंजी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व की थी जिसकी दया और निर्ममता में बहुत महीन सा फर्क था, एक ऐसा फर्क जिसे पहचानना भी असंभव था। पिछले कुछ दिनों में वही अस्तित्व ऋतु उसे मीठी बातों से फुसलाता रहा था। उसने आदित्य को भरोसा दिलाया था कि वह केवल थोड़ी देर के लिए शरीर का नियंत्रण लेगा। वह आदित्य को नई शक्तियों का ज्ञान देगा, उसकी क्षमताओं को निखारेगा और उसे एक महान योद्धा बनने में मदद करेगा। शुरुआत में सब कुछ वास्तविक सा लगा, कुछ पल के लिए ऋतु सच में मददगार भी बना। उसने आदित्य को ऐसी अनुभूतियां करवाईं, ऐसी शक्ति दिखाई जिससे वह पहले कभी परिचित नहीं था। लेकिन जैसे ही आदित्य ने मन के दरवाजों पर रखी अपनी पहरेदारी कम की, सब कुछ उलट गया। ऋतु ने पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और आदित्य की आत्मा को अपने ही भीतर एक अजनबी बना दिया, एक कैदी, एक परछाई, एक मौन दर्शक जिससे उसका ही शरीर हर पल छिनता जा रहा था। शश, अंधेरे में मौजूद आकृति ने फुसफुसाहट भरी, जैसे किसी नवजात को शांत कर रही हो। छोटे बच्चे, रोना बंद करो। मैं आज तुम्हारी आत्मा को साफ करने, या कहो वॉश करने के लिए शक्ति संचित कर रहा हूँ। दर्द होगा, बहुत होगा, पर कल से कोई दर्द नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सभी यादें मिट चुकी होंगी। तुम इस ईश्वरीय शरीर को चलाने वाले एक साधारण वेजिटेटिव पावर बैंक बनकर रह जाओगे। बस ऊर्जा और कुछ नहीं। आदित्य ने अपने भीतर उठते भाई को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह डर था कच्चा,
चुपता हुआ और असहायता से भरा हुआ। क्यों? वह टूटती आवाज में बोला। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ही क्यों? एक पल को अंधेरा स्थिर हो गया। फिर रितु की भयावह हंसी गूंजी। क्या ये जवाब इतना मुश्किल है, मूर्ख लड़के? मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा शरीर, ये दिव्य पात्र मेरे योग्य है, और तुम सिर्फ एक बाधा हो। आदित्य ने दुख से आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने दृढ़ता से कहा, मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे। वह जरूर करेंगे। एक दिन वह समझ जाएंगे कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है और वह तुम्हें नष्ट कर देंगे। रितु ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर उन्हें पता चला तो वह ऐसा करेंगे, पर उन्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उनके लिए अब तक का सबसे प्रतिभाशाली बेटा बनूंगा। मैं उनका विश्वास जीतूंगा, और जब वह मुझ पर गर्व करेंगे तब मैं उन्हें मारने की योजना बनाऊंगा। उनकी जीवन आहुति भगवान धीर को अर्पित करूंगा। यही तो मेरा उद्देश्य है, यही मेरा धर्म है। अब अंधेरा और ठंडा हो गया, मानो किसी ने शून्य को भी भय सिखा दिया हो। कोई आखिरी शब्द, लड़के? रितु ने तिरस्कार से पूछा। वह चाहता था कि आदित्य दया की भीख मांगे, चीखे, गिड़गिड़ाए ताकि उसकी जीत और मीठी लगे। लेकिन आदित्य ने सिर उठाकर गर्व से कहा, भाड़ में जाओ, नीच राक्षस। रितु फिर हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी टूटी घंटी की तरह गूंज रही थी। हाँ, आखिर वह मेरा घर ही तो है। हा 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 हा। और फिर उसने प्रक्रिया शुरू की, आत्मा की यातना, स्मृतियों का धीरे धीरे जलना, पहचान का पिघलना। आदित्य महसूस कर सकता था कि उसके बचपन की हंसी, पिता का आलिंगन, पहली जीत, पहली असफलता, सब कुछ धुएं की तरह उड़ता जा रहा है। वह चिल्लाया, पर उसके भीतर की विशाल, ठंडी शून्यता ने उसकी आवाज निगल ली। उस क्षण ब्रह्मांड ने एक संभावित नायक को खो दिया। एक होनहार अर्ध देवता, एक साहसी आत्मा, एक निर्मम राक्षस के हाथों गिर गया। मुझे कौन से कौशल चुनने चाहिए? आरव ने सोचा। लीप किस तरह का कौशल है? ये तो बिल्कुल बेकार है। सिस्टम क्या सोचता है कि मैं, महान रावण, कूद नहीं सकता? ये तो अपमान है। सिस्टम, मैं स्वॉर्ड इंटेंट और ओवरहेड स्लैश कौशल चुनता हूँ। सिस्टम अधिसूचना, बुनियादी कौशल की पुष्टि हो गई है, कृपया क्लास विशिष्ट कौशल चुनने के लिए आगे बढ़ें। हम क्लास विशिष्ट कौशल? आरव विकल्पों को देखते हुए बुदबुदाया। सिस्टम, मेरी पुकार सुनो, मैं महान रावण, ब्रेन वॉश और डेथ सकल कौशल चुनता हूँ। सिस्टम अधिसूचना, क्लास विशिष्ट चुनाव की पुष्टि हुई। T1 पदोन्नति अब पूरी हो गई है। टेस्टिंग एरिना की बिजली बंद हो गई और आरव का डेटा विश्वविद्यालय के डेटाबेस में सहेज लिया गया। आरव को टेस्टिंग बे से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। बाहर केवल दरवाजे के पास बैठी रिसेप्शनिस्ट और उसे घूरता हुआ एक चिंतित सोहन था। आरव ने अपने ही होठों को इतनी जोर से काटा था कि लार के साथ मिला हुआ खून उसके होठों से टपक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चलने का तरीका थोड़ा झुक गया था, जिससे उसकी पीठ की मांसपेशियां इस तरह खींची हुई थीं कि किसी भी खतरे या हमले की स्थिति में वे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। आरव को इस समय एक गुफा मानव, केवमैन के रूप में वर्णित किया जा सकता था, हालांकि वह उससे कहीं अधिक खतरनाक था। एक नासमझ गुफा मानव के विपरीत आरव की आंखों में एक समझदार लेकिन शरारती लाल चमक थी। आरव की शक्ल सूरत सोहन को पूरी कहानी बयां कर रही थी, जो इस स्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। भूख लगी है, आरव ने सोहन को घूरते हुए कहा और अपनी इन्वेंट्री से खून की एक थैली निकाली। लेकिन इससे पहले कि वह खून पीने के लिए अपना मास्क नीचे कर पाता, सोहन बिजली की गति से आगे बढ़ा और आरव को बेहोश करने के लिए उसकी गर्दन पर प्रहार किया। चूक गया। आरव ने स्वाभाविक रूप से पीछे हटकर हमले से खुद को बचाया। उसकी प्रतिक्रिया की गति ने सोहन को बहुत चौंका दिया। कैसे? सोहन ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया और दूसरी बार में सटीक प्रहार करके आरव को बेहोश कर दिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने सोहन को कुछ अजीब नजरों से देखा, लेकिन सोहन ने बदले में उसे केवल एक आकर्षक मुस्कान दी और आरव को विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्टाफ डॉर्म एरिया में अपने कमरे में ले गया। आरव पूरे 3 घंटे तक बेहोश रहा। जब वह सोहन के कमरे में सोकर उठा तो उसने तब तक खून पिया जब तक उसकी तृप्ति सटाई वापस 80% से ऊपर नहीं पहुंच गई। धीरे धीरे उसके दिमाग पर छाया धुंध सा साफ होने लगा। शुक्रिया, आरव ने सोहन से कहा जब उसने अपनी चौथी बोतल खत्म की ताकि उसकी तृप्ति पूरी 100% हो जाए। देखो आरव, मैं यहाँ हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ और चटर्जी परिवार तुम्हें बहुत सारी खून की बोतलें उपलब्ध कराता है। यह मात्रा वास्तव में हास्यास्पद है, जो एल्डर्स बुजुर्गों के प्रत्यक्ष वंशजों को मिलने वाली मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है।
तुम्हारा एकमात्र काम उन्हें समय पर पीना है ताकि तुम्हारी तृप्ति 80% से ऊपर रहे और कभी भी 60 से नीचे न गिरे। इस सरल कार्य को करने में तुम्हारी बार बार की अक्षमता मुझे हैरान करती है, सोहन ने कहा। मुझे माफ। आरव ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सोहन अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बीच में ही हंसने लगा। पफ, हा 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 हा, अपना चेहरा तो देखो, हा 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 हा। आरव तुम कितने मासूम हो, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था यार। तुम्हारा बीस्ट मोड कमाल का है। तुम्हारी आदिम प्रवृत्तियां इतनी अद्भुत हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी तृप्ति कभी 60% से ऊपर नहीं जाने देता। सोचो, अगर चटर्जी परिवार के पास तुम जैसे दरिंदों की सेना होती तो हम राजा दर्शन शर्मा के अधीन सबसे शक्तिशाली परिवार बन जाते, सोहन ने कहा। आरव सोहन की बातों पर सिहर उठा और उसके मन में गुस्सा भड़क उठा। उसे अब समझ आया कि माया बार बार क्यों कहती थी कि सोहन ब्रह्मांड का सबसे कष्टप्रद व्यक्ति है। ठीक है, आरव ने ठंडे लहजे में कहा और सोहन की हंसी 10 गुना बढ़ गई। हा 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 हा, हो हे, हा 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 हा। आरव ने ठंडी सांस भरी और अपने नए स्टैट्स का निरीक्षण किया। टेस्ट के दूसरे चरण में तृप्ति 60 से नीचे गिरने के बाद की सारी यादें उसकी स्मृति में धुंधली हो गई थीं। शानदार क्लास है, ये लगभग नियति का खेल है, सोहन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए और हंसना बंद करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? आरव ने उत्सुकता से पूछा कि यह नियति का खेल कैसे है? वह पागल जादूगर मैडमेज जिसकी हमारे चटर्जी परिवार में पूजा की जाती है, वह भी एक ब्लड शमन ही था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने भाग्यशाली हो आरव। ब्रह्मांड ने पिछले 1000 वर्षों से ऐसा योद्धा नहीं देखा है। यदि तुम किसी और कबीले का हिस्सा होते तो इस लगभग भूली जा चुकी क्लास के लिए क्लास विशिष्ट कौशल खोजना तुम्हारे लिए असंभव होता। लेकिन चटर्जी परिवार के पास कुछ है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि उनके पास यह एक के लिए कोई है या नहीं, सोहन ने जवाब दिया, जिसने आरव को सुखद आश्चर्य में डाल दिया। वह पागल जादूगर एक ब्लड शमन था? आरव ने अविश्वास में पूछा। ओह हाँ, सबसे बेहतरीन। उसने एक बार 5 लाख की आबादी वाले पूरे गांव को जहर दे दिया था। रातों रात उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को वैम्पायर देवता को अर्पित कर दिया, जिसके बदले में 500 युद्ध गोलेम वॉक गोलेम्स खड़े किए, जिन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आतंक मचा दिया था। वह अकेला ही 10 लाख की टियर 3 सेना के बराबर था, इसीलिए वह हमेशा हत्यारों का निशाना बना रहता था। वह एक गौरवशाली व्यक्तित्व था और उसकी क्लास भी उतनी ही महान थी। वैम्पायर देवता उसकी मृत आत्मा को शांति दे, सोहन ने हाँफते हुए कहा, जैसे उस जादूगर के बारे में बात करके उसे चरम सुख मिल रहा हो। सोहन की बातें सुनकर आरव को अपनी क्लास के बारे में अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। कुछ समय पहले तक वह सोच रहा था कि क्या ये सही चुनाव था, क्योंकि शमन आमतौर पर प्लेयर बनाम प्लेयर पीवीपी स्थितियों में कमजोर माने जाते थे। जो भी हो, अपने शानदार स्टैट पैनल को देखकर आरव को लगा कि पिछले कुछ महीनों की कड़ी मेहनत पूरी तरह से सफल रही। उसने अपने पिछले जीवन के एक क्रूर हिस्से को सफलतापूर्वक बदल दिया था। वह एफ रैंक के कचरे से A+ रैंक के शमन के रूप में अपने करियर पथ को बदलने में कामयाब रहा था। हालांकि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और उसके अंतिम लक्ष्य की तुलना में यह एक छोटी जीत थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी, जिसने पिछले जीवन में F क्लास का ठप्पा सहने की शर्मिंदगी झेली थी। आरव ने डॉम कैंटीन में अपने 3 दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी में अपनी पदोन्नति का जश्न मनाया। चारों एक मेज के चारों ओर बैठ गए और रसदार मांस की स्टेक का आनंद लिया, जिसका भुगतान आरव ने किया। आदित्य और माया भूखों की तरह खा रहे थे। वे 600 स्वर्ण मुद्रा वाले प्रीमियम एलियन मीट स्टेक ऐसे गटक रहे थे जैसे अंगूर खा रहे हों। दोनों ने 20-25 प्लेटें साफ कर दी, जिसे देख आरव का पेट गुदगुदाने लगा, क्योंकि वह हर बार ऑर्डर दोहराए जाने पर खर्च का हिसाब लगा रहा था। आरव के एक मामूली सफाईकर्मी वाले जोक पर माया ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी, जिसे देख मेज पर मौजूद हर कोई चौंक गया। आदित्य थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। वह बीच बीच में थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में बात करने लगा था और उसका लहजा और शब्दों का चुनाव ऐसा लग रहा था मानो वह पुराने जमाने में पैदा हुआ हो। वह लड़कियों को मैडम और आरव को मोन्सियर मसीह कहकर संबोधित कर रहा था। आरवी काफी शांत थी। वह मांस के पतले टुकड़ों को मैश किए हुए आलू और बीन्स के साथ मिलाकर संतुलित आहार ले रही थी। उसने पूरे 1.5 घंटे में केवल एक प्लेट खत्म की। हालांकि वह निस्संदेह बात करने में सबसे सुखद और एक अच्छी श्रोता थी, जो बाकी तीनों की जंगली ऊर्जा को संतुलित कर रही थी। आरव ने भी थोड़ा खाया, लेकिन आदित्य और माया को 12वीं प्लेट पार करते देख उसकी भूख मर गई, क्योंकि वह समझ गया था कि अगर उसने और खाया तो वह कंगाल हो जाएगा।
यह एक मजेदार रात थी। हालांकि आरव ने अपनी क्लास या टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि वह खुश है और टेस्ट बहुत अच्छा रहा होगा। जल्द ही खाने के साथ शराब का ऑर्डर दिया गया और उसे पानी की तरह गिरता जाने लगा। इस एक दिन के भोजन पर आरव को भारी भरकम 4,70,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी, जिसका भुगतान उसने अपने 7 गैलेक्सी बैंक कार्ड से किया, इस उम्मीद में कि इतने बड़े खर्च से कम कुछ ट्रांजैक्शन पॉइंट्स तो मिलेंगे। रात करीब 2 बजे चारों अलग हुए। आरव ने थोड़ी नशे में धुत माया को अपनी पीठ पर लाद कर डॉम की ओर प्रस्थान किया। तुम्हारी भुजाएं काफी मस्कुलर हैं, माया ने कहा और आरव की बाहों को कसकर पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून आरव के मांस में धंस गए और थोड़ा खून निकल आया। हालांकि आरव को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने एक आवाज तक नहीं की और शांति से माया को उसके बिस्तर पर लिटाकर उसके अर्धनिद्रित शरीर पर कंबल डाल दिया। अगर उस कैटगर्ल ने कभी तुम्हारी बाहों को छुआ तो मैं अपने नाखून उसके अंदर ऐसे ही गाड़ दूंगी आरव। इस हाथ से दूर रहना बिल्ली कहीं की, माया बुदबुदवाए। आरव समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हरकतों पर हंसे या रोए, क्योंकि वह जिसे नोच रही थी वह कैटगर्ल नहीं बल्कि खुद आरव था। काफी मशक्कत के बाद खुद को छुड़ाकर आरव अपने बिस्तर पर गिर गया और अगली सुबह सबसे पहले घर जाने की तैयारी करने लगा। वह लंबे समय से पृथ्वी से दूर था और घर जाने के अलावा शाम को भानु के खिलाफ उसकी लड़ाई भी तय थी। आरव ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वह अगले दिन पृथ्वीवासियों को एक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अगली सुबह जब माया और अन्य लोग फाइटिंग एरिना में गए, आरव सेफ जोन T8 के ड्यूस्टर प्लैनेट की ओर निकल गया। वहां से सिग्मा से लॉग आउट करने के बाद यूनिवर्सल क्वीन द्वारा उसे वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। सिस्टम अधिसूचना, आपने बैटल जोन प्लैनेट H2047 में प्रवेश किया है। आरव को वापस उसके कमरे के उसी स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया जहां से उसने महीनों पहले सिग्मा में लॉग इन किया था। अपने कमरे को देखकर वह भावुक हो गया और मुस्कुराते हुए नीचे की ओर चल दिया। अभी सुबह के केवल 6 बजे थे, लेकिन राजपूत हवेली में पहले से ही हलचल शुरू हो गई थी। जुड़वा बच्चे अपनी बेबी कार्ट में थे, जो अपने मुंह में पैसिफायर चूसनी दबाए काफी गोल मटोल और प्यारे लग रहे थे। वे अपनी मां को अपने पिता के लिए नाश्ता बनाते हुए देख रहे थे। आरव के रूपांतरित दिल की धड़कन अपनी जीवंत और स्वस्थ भाभी को देखकर पहली बार एक पल के लिए रुक गई। उन्हें खुश और तंदुरुस्त देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आ गया हूँ, आरव धीरे से बुदबुदाया। अदिति मुड़ी और सदमे में चिल्ला पड़ी, आह घुसपैठिया। आरव तुरंत सतर्क हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी पहली प्रवृत्ति बच्चों की रक्षा करना थी, जो अपनी मां की घबराई हुई आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगे थे। अदिति ने आरव पर सीधा चाकू फेंका, जिससे वह आसानी से बच गया। चाकू पीछे लगे टीवी में जा धंसा। तभी ऊपर की छत खुली और अर्जुन केवल अपने अंडरपैंट में जमीन पर आ कूदा। वह अदिति और आरव के बीच खड़ा हो गया और चारों ओर देखते हुए बोला, कहाँ है घुसपैठिया? अदिति ने आरव की ओर इशारा किया। तब जाकर अर्जुन और आरव को स्थिति समझ आई। हालांकि अर्जुन ने आरव को उसके रूपांतरण के बाद देखा था और उसने ही आरव को मास्क दिया था, लेकिन अदिति ने आरव को लाल आंखों और मास्क के साथ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने उसे सचमुच एक घुसपैठिया समझ लिया। ओह जानू, ये हमारा आरव है, अर्जुन ने अदिति को शांत करते हुए कहा। अदिति की आंखें फटी रह गईं जब उसने उस 6 फीट 3 इंच के आदमी को देखा जो अर्जुन से भी लंबा था और अपनी लाल आंखों के साथ काफी खूंखार और ताकतवर लग रहा था। वहाँ अर्जुन ने गुलाबी कपड़ों वाले बच्चे को गोद में लिया और उसे शांत करने की कोशिश की, जबकि नीले कपड़ों वाले बच्चे को रोता हुआ छोड़ दिया। नीले कपड़े वाला आज मीरा है जानू, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने तुरंत भीम को आरव की गोद में थमा दिया और मीरा को उठाकर उसे शांत किया। आरव, मैंने इसे लाखों बार कहा है कि बच्चे जुड़वा हैं, इसलिए मीरा को हमेशा गुलाबी और उस बदमाश भीम को नीले कपड़े पहनाया करे, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ मजाक करती है, अर्जुन ने अपने भाई से शिकायत की, जो प्यार से अपने भतीजे की नाक सहला रहा था। गागा हा हफ चू चू अचू, भीम हंसा और फिर कुछ बार छींका। उसे देखकर आरव खिलखिलाकर हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि भीम पर आरव की लाल आंखों का कोई असर नहीं हुआ, वह बिना किसी डर के उनमें प्यार से देख रहा था। आरव ने बिखरे हुए लिविंग रूम को देखा और अपने परिवार को देखकर उसका दिल भर आया। बैकग्राउंड में वह अपने भाई और भाभी की मीठी तकरार सुन सकता था, क्योंकि अर्जुन मीरा को छोड़ने से मना कर रहा था और अदिति से नाश्ते के मेनू पर बहस कर रहा था। नहीं, आज हम पैनकेक नहीं खा रहे हैं,
मीरा, मुझे दो और जाकर कुछ कपड़े पहनो। अदिति ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर पलटवार किया, जिससे उस महाबली भगवान को बिना एक शब्द कहे अपनी पत्नी की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। आरव का दिल ये देखकर पिघल गया कि उसका भाई खुश है, उसकी भाभी जीवित है और उसके भतीजा भतीजी अपने जीवन के सबसे प्यारे और गोलमटोल दौर में हैं। मैं घर आ गया हूँ, आरव ने एक बार फिर कहा। इस बार उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। उसने अपना मुखौटा हटाकर इन्वेंट्री में रख दिया और अपने परिवार को अपने दांत दिखाए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसके नुकीले दांतों फैंग्स को गलत समझेंगे। नाश्ते के बाद अर्जुन और आरव अपसाइड की सड़कों पर टहलने निकले, ताकि दोनों भाई लंबे समय बाद एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकें। तुम्हारी ताकत में काफी सुधार हुआ है आरव, मैंने लेवल 30 पर इससे बेहतर आंकड़े नहीं देखे। शाबाश, नाश्ते के बाद अर्जुन ने आरव से कहा, जिसे सुनकर आरव थोड़ा शर्मा गया। धन्यवाद भाई, लेकिन टिया एक तो अभी कुछ भी नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है, आरव ने जवाब दिया। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा गर्व होना भी अच्छी बात है। एक अभिमानी व्यक्ति के पास खोने के लिए हमेशा अपना सम्मान होता है जब वह किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है, और मानो या न मानो, अक्सर यही गर्व इंसान को और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन ने उन दिनों को याद करते हुए कहा जब वह प्रशिक्षण के दौरान हफ्तों तक नहीं सोता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी तत्कालीन ताकत पर्याप्त नहीं थी और उसका स्वाभिमान उसे कमजोर बने रहने की अनुमति नहीं देता था। आरव ने सिर हिलाया और कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा, पृथ्वी के क्या हाल है भाई? सच कहूं तो आरव, स्थिति खराब है, अर्जुन ने उदास आवाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर आरव की भौहें तन गईं। पृथ्वी स्पष्ट रूप से बहुत समृद्ध थी और कई गुड डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। भले ही यह एक नया एकीकृत ग्रह था, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी के कारण ब्रह्मांड में इसका काफी सम्मान था। अर्थव्यवस्था अच्छी है, स्थिरता है, नीतियां और कराधान प्रणाली ठीक काम कर रही हैं, लेकिन जो मुझे चिंतित करता है वह है यहाँ के लोगों की मानसिकता। अर्जुन ने थके हुए स्वर में कहा, जैसे वह पृथ्वीवासियों से तंग आ चुका हो। लोग मुझ पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं आरव। कई व्यापारी आकाशगंगा में कम पहुंच वाले अन्य समूहों को डराने के लिए मेरे नाम का उपयोग करते हैं। मुझे अनगिनत रिपोर्ट मिली है जहां पृथ्वीवासी दूसरे ग्रहों पर मेरे नाम पर हंगामा करते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? क्या तुम अब भी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे? हमारे लोग बलवानों के सामने झुकते हैं और कमजोरों को सताते हैं। केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पहली जागृति के बाद से घर में भी सब कुछ पैसा और लाभ उन्मुख हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुंदर है, प्रतिभाशाली है या दयालु। महिलाएं इन दिनों केवल सबसे मजबूत को चुनती हैं और हमारा समाज अपंग हो रहा है। पृथ्वी की शांति एक पतले धागे पर टिकी है, विदेशी ताकतों के लिए मेरा डर और स्थानीय लोगों के बीच मेरा सम्मान। अगर किसी दिन मैं गिर गया आरव, तो पृथ्वी के लिए कयामत आ जाएगी। अर्जुन के वर्णन ने आरव को लगभग उदास कर दिया। हालांकि अपने दिल में वह जानता था कि यह सब सच है। उसने अपने पिछले जीवन में भी समाज को बिखरते देखा था। विषय बदलने के लिए आरव ने कहा, आपको पता है भाई, 7 गैलेक्सी बैंक ने मुझे एक निजी नीलामी के बारे में सूचित किया है। हाँ, मुझे उस नीलामी के बारे में पता है, मेरे पास तुमसे बेहतर कार्ड है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अर्जुन ने अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर उसे चुप करा दिया। उसके भाई की स्थिति वास्तव में अतुलनीय थी। क्या ऐसी कोई विशेष वस्तु है जिस पर मुझे नजर रखनी चाहिए? अर्जुन ने पूछा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी क्योंकि वह जानता था कि आरव एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति रिइंकार्नेटर है। हाँ, लॉट 3, आइटम 35 में एक विशेष वस्तु होगी। उसके लिए कम से कम 1.7 से 2 बिलियन सोना तैयार रखना। मेरी राय में वह एक ब्लूप्रिंट और पैसों की खदान है, आरव ने कहा। उसने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि उसे इस वस्तु और इसकी अनुमानित कीमत के बारे में कैसे पता चला, और शुक्र है कि अर्जुन ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसका एकमात्र जवाब था, ठीक है, धन्यवाद। आरव इस बात से चकित था कि उसके भाई ने बिना उसका मजाक उड़ाए उसका इतना बड़ा सुझाव मान लिया, क्योंकि 2 बिलियन सोने की राशि निश्चित रूप से कम नहीं थी। आरव जानता था कि वह वस्तु जीतने वाले गुट को ब्रह्मांड में बहुत शक्तिशाली बना देगी। दोनों कुछ देर और चलते रहे और अंत में घर के पास पहुंचते ही अर्जुन ने पूछा, क्या तुम आज के मैच के लिए तैयार हो? आरव ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और कहा, क्या आपके पास कोई सुझाव पॉइंटर्स हैं? आरव जानता था कि उसके भाई को उसकी टीम के साथी अब तक का सबसे महान मास्टरमाइंड रणनीतिकार कहते थे, इसलिए वह जानता था कि उसके भाई की कही हर बात कीमती होगी।
तुम तुलनात्मक रूप से बहुत तेज हो, पहले थोड़ा परखना। अगर तुम उसके तलवार के प्रहार से तेज हो तो पहले उसे थका देना। उसे उसके कमजोर एंड्योरेंस सहन शक्ति स्टैट की कीमत चुकाने देना और बाद में उसे अपमानित करना, अर्जुन ने सहजता से कहा। इसे सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके भाई ने वास्तव में इस लड़ाई के लिए उसके इरादों को समझ लिया था। आरव सिर्फ जीत नहीं चाहता था, वह घोर अपमान का लक्ष्य बना रहा था। शाम को एरिना में देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, पृथ्वीवासियों और एलियंस, मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं? उद्घोषक के बोलते ही भीड़ पागल हो गई। आज का विशेष आयोजन एक मार्शल आर्ट मुकाबला है, जिसे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा टूर्नामेंट के अंडर-19 चैंपियन भानु गुप्ता के विशेष अनुरोध पर आयोजित किया गया है। सबसे पहले पेश है चैंपियन, जिनका वजन 195 पाउंड है, लंबाई 6 फुट 1 इंच। पृथ्वी के अपने भानु गुप्ता। भानु दौड़ते हुए मंच पर आया। उसके रास्ते में आतिशबाजी हुई, जिससे उसे एक भव्य प्रवेश मिला। भीड़ ने खुशी से उसका स्वागत किया। कई लोगों ने उस पर इंस्पेक्शन स्पेल डाला, जिससे पता चला कि वह लेवल 45 पर है। भानु ने अपनी तलवार निकाली और उसे आसमान की ओर दिखाते हुए दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। अब पेश है उनके प्रतिद्वंद्वी, पृथ्वी के गोल्डन बॉय, वजन 203 पाउंड और कद 6 फीट 3 इंच, आरव राजपूत। आरव का नाम लेते ही भीड़ बेकाबू हो गई। अर्जुन का छोटा भाई होने के नाते उसे मिलने वाला प्यार और सम्मान अविश्वसनीय था। आरव सहजता से बाहर निकला। उसने अपना मास्क नहीं पहना था और उसकी आंखें भी लाल नहीं थीं। अर्जुन ने उसे एक इमेज अल्टरिंग पिल, छवि बदलने वाली गोली दी थी, जिससे वह अगले 4 घंटों के लिए अपने पुराने रूप में वापस आ गया था। भानु की तरह ही आरव पर भी कई इंस्पेक्शन स्पेल दागे गए, लेकिन नोवा के डिफेंस को कोई पार नहीं कर सका। आरव ने अपनी तलवार रेव स्लैशर निकाली और तुरंत उसकी चमक ने सबका ध्यान खींच लिया। तो तुम में आने की हिम्मत थी, ये चौंकाने वाला है, भानु ने मुस्कुराते हुए आरव की आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे जैसे नेवले से लेने में क्यों डरूंगा? क्या तुम खुद को बहुत ज्यादा नहीं आंक रहे? आरव ने पलटवार किया, जिसे सुनकर भीड़ ठहाकों और सीटियों से गूंज उठी। तुम्हारे भाई तुम्हें ये लड़ाई जीतने में मदद नहीं करेंगे, तुम्हें अपने कौशल पर भरोसा करना होगा। भानु ने आरव को याद दिलाया कि इस बार उसे खुद के दम पर लड़ना होगा। आरव ने भानु पर खुद एक इंस्पेक्शन स्पेल फेंका। भानु टी1 लेवल 45 पर था। उसका सबसे अच्छा स्टैट स्ट्रेंथ 120 अंक था और सबसे कमजोर एंड्योरेंस 67 अंक था। भले ही वह आरव से पूरे 15 लेवल ऊपर था, लेकिन उसके आंकड़े आरव की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। राजपूतों का योद्धा घराना दिविनोरम जैसे व्यापारी परिवार से कब से डरने लगा? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस व्यक्तिगत अपमान पर दर्शक पूरी तरह से दीवाने हो गए। भानु गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुम्हें इन शब्दों की कीमत चुकानी होगी। यप, मैं व्यस्त हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भाई ने कहा था, वरना मेरी नज़रों में तुम्हारे जैसे कचरे की कोई कीमत नहीं है। तो चुप रहो और इसे जल्दी खत्म करते हैं। एक रैंक वाला स्वॉर्ड्समैन क्लास तुम्हारी नज़रों में कचरा है। खैर, अब मैं तुम्हें अपनी तलवार की असली ताकत दिखाता हूँ, भानु ने चिल्लाकर कहा और बिना रेफरी के इशारे का इंतजार किए सीधे आरव पर हमला कर दिया। भानु को भरोसा था कि वह पहले ही हमले में आरव को उड़ा देगा, लेकिन आरव बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी जगह पर डटा रहा और उसके हमले का सामना किया। क्लैंग, तलवारों के टकराने की आवाज। दोनों की तलवारें टकराईं और चिंगारियां उठीं। मुकाबला शुरू हो चुका था। आरव ने एक बाज की तरह भानु के हमलों का बारीकी से निरीक्षण किया। मैच के पहले 2 मिनट तक भानु पूरी तरह से नियंत्रण में लग रहा था, क्योंकि आरव पूरी तरह से रक्षात्मक डिफेंसिव मुद्रा में दिखाई दे रहा था। क्या हुआ आरव, तुम्हारी वे बड़ी बड़ी बातें कहाँ गईं? भानु ने मुस्कुराते हुए पूछा और अपनी तलवार आरव के पेट की ओर घुमाई, जिसे आरव ने अपनी तलवार से रोक दिया। प्रतिद्वंद्वी के उकसावे के बावजूद आरव बिल्कुल शांत था, क्योंकि वह जानता था कि दर्शकों को जो दिख रहा है उसके विपरीत इस मैच की गति को नियंत्रित करने वाला असली व्यक्ति भानु नहीं, बल्कि वह खुद था। 100 स्वॉर्ड कट्स, 100 तलवार के प्रहार, कोष्टक, भानु चिल्लाया और उसने अपनी पहली विशेष चाल स्पेशल मूव चली। उसकी तलवार हिलती हुई एक नीली धुंध में बदल गई और 100 प्रहार आरव की ओर बढ़े। 100। आरव ने उनमें से जितने हो सके उतने प्रहारों को रोकने की कोशिश की और अपने महत्वपूर्ण अंगों को सफलतापूर्वक बचाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी उसकी बाहों और पैरों पर कट लग गए और भानु ने पहला खून फर्स्ट ब्लड बहा दिया। उद्घोषक, आरव घायल है, भानु ने पहला खून बहाया है। तालियां, विरोध, कराहें।
नुकसान को देखकर दर्शकों में हंगामा मच गया। ऐसा लग रहा था कि भानु आरव पर हावी हो जाएगा। इतना नुकसान झेलने के बाद भी आरव बेहद शांत था। उसने अपने ब्लड मैनिपुलेशन रक्त हेरफेर कौशल को सक्रिय किया ताकि उसकी बाहों से लगातार खून टपकता रहे, जबकि उसने अन्य सभी कटों को ठीक कर लिया। अपनी बाईं भुजा को नीचे रखते हुए आरव अब केवल अपने दाहिने हाथ में तलवार लेकर बचाव कर रहा था। भानु ने लगातार हमलों का दबाव बनाए रखा और लड़ाई का आनंद लेने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह एक निश्चित जीत हासिल करने वाला है। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि इस समय आरव बचते हुए जानबूझकर अपना खून जमीन पर टपका रहा था, और भानु के हमलों को चकमा देते हुए उसने खून का एक विशाल घेरा सर्कल बना लिया था। चलो भी गोल्डन बॉय, कम से कम थोड़ी टक्कर तो दो, ये बहुत दयनीय है, भानु ने आरव को और चिढ़ाया। लेकिन जहां उसे आरव के चेहरे पर गुस्सा देखने की उम्मीद थी, आरव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी उस अजीब मुस्कान ने भानु के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? भानु ने पूछा, लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और दुश्मन के हमलों को चकमा देना और रोकना जारी रखा। आरव के हंसने का कारण ये था कि वह देख सकता था कि भानु का स्टेमिना सहनशक्ति पहले ही 30% से नीचे पहुंच चुका था। जैसे ही यह 20% से नीचे जाएगा, उसका शरीर थकान की स्थिति फटीग स्टेट में चला जाएगा और फिर उसके हमलों की गति काफी कम हो जाएगी। लड़ाई शुरू हुए 12 मिनट हो चुके थे और पूरे 12 मिनट तक आरव ने एक बार भी हमला नहीं किया था। वह सिर्फ हिलता रहा और अपना बचाव करता रहा ताकि भानु खुद को थका दे। आरव क्या कर रहा है? वह हमला क्यों नहीं कर रहा? ये कैसा एक तरफा मुकाबला है? अर्जुन का भाई क्या कर रहा है? मैंने शकुनी अर्जुन को कभी इस तरह पिटते नहीं देखा। चलो भी मैक्स आरव, उसे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। धिक्कार है, मैंने तुम्हारी जीत पर $100 लगाए हैं आरव, कुछ करो। दर्शक चाहते थे कि आरव अब हमला शुरू करे, और उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी क्योंकि भानु की सांसें आखिरकार फूलने लगी। सिस्टम अधिसूचना स्टेमिना भंडार 20% से नीचे है। आप थकान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। सभी आंकड़े स्टैट्स 30% तक गिर जाते हैं। क्या? भानु अपने मन में चिल्लाया जब उसने सिस्टम की अधिसूचना सुनी। अचानक उसके हाथ की तलवार बहुत भारी महसूस होने लगी और उसकी हरकतें सुस्त हो गईं। आरव ने देखा कि उसके हमले की गति धीमी हो रही है। उसका दाहिना प्रहार बेहद धीमा था और उसके बाद का वार तो और भी धीमा था। आरव के पास हमलों को रोकने और बीच में पलटवार करने के लिए पर्याप्त समय था। आरव ने भानु पर एक त्वरित निरीक्षण मंत्र इंस्पेक्शन स्पेल चलाया और अपनी योजना को सफल होते देखा। उसके चेहरे की मुस्कान अब एक पूरी हंसी में बदल गई। आरव ने अपनी दाईं ओर देखा, जहां खून का घेरा पूरा होने में केवल 1 मीटर या उससे कम की दूरी बची थी। हुँ, कमजोर, आरव ने कहा और उसने भानु के हमले को बड़ी आसानी से चकमा दिया और सीधे उसके जबड़े पर एक लात जमा दी, जिससे वह खून के घेरे के केंद्र की ओर उठता हुआ गिरा। 25 कान फाड़ देने वाली जयकार। जब आरव ने आखिरकार अपना पहला हमला किया तो पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी। भानु पूरी तरह से स्तब्ध था कि पासा कैसे पलट गया। उसे पहले कभी किसी लड़ाई में अपने स्टेमिना बार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वह हमेशा अपने विरोधियों को थकने से पहले ही खत्म कर देता था। ये पहली बार था जब उसे ऐसे परिणाम का सामना करना पड़ा और यह बेहद अपमानजनक था। आरव ने भीड़ में बैठे अपने भाई की ओर एक नज़र डाली, जो सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराते हुए फरबॉल को सहला रहा था। ब्लड सर्कल, रक्त घेरा, आरव ने कहा और अपना खून का घेरा पूरा किया। उसने अपनी बाईं बांह के छोटे से घाव को बंद किया और घेरे के केंद्र में भानु की ओर झपटा। 1-1-1 हर बीतते सेकंड के साथ भानु का एक HP स्वास्थ्य अंक कम हो रहा था। इस घटनाक्रम को देखकर उसने अपना आपा खो दिया। ये कैसी जादुई शक्ति है? मेरा HP हर सेकंड क्यों कम हो रहा है? भानु घबराहट में चिल्लाया। भीड़ भी ये देखकर दंग रह गई कि आरव के हमला किए बिना ही भानु का HP बार नीचे गिर रहा था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कौशल मूव पहले कभी नहीं देखा था। अब जब आरव ने उस चाल का नाम ब्लड सर्कल चिल्लाया, तब जाकर उन्होंने गौर किया कि पूरा मार्शल एरेना खून के एक बड़े घेरे से ढका हुआ था। तब कई लोगों को समझ आया कि आरव बहुत पहले से इस चाल की योजना बना रहा था। कई लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने देखा कि आरव ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी, अपनी उंगलियों को चिपकाया और हंसते हुए भानु की तलवार के हमलों को आसानी से चकमा देते हुए उसे नंगे हाथों से अपमानजनक मुंह के मारने लगा। एक मर्द की तरह लड़ो, अपनी तलवार उठाओ, भानु आरव पर चिल्लाया। आरव ने आसानी से उसकी तलवार के वार को किनारे हटकर चकमा दिया और उसके कांसे की कवच ब्रॉन्ज आर्मर पर एक मुक्का मारा।
हालांकि यह काफी हद तक अप्रभावी था, केवल 3 का नुकसान, लेकिन आरव यहाँ नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं था। उसके प्रतिद्वंद्वी का एचपी वैसे ही हर सेकंड कम हो रहा था और वह उसे छू तक नहीं पा रहा था। आरव अब जो कर रहा था वह सिर्फ भानु का अपमान था। क्या हुआ भानु, तुम्हारी वे बड़ी बड़ी बातें कहाँ गईं? आरव ने मैच की शुरुआत में भानु द्वारा किए गए अपमानजनक शब्दों को उसी पर वापस फेंकते हुए कहा। आहे, भानु ने सिर के ऊपर से तलवार चलाने की कोशिश की, लेकिन आरव आगे बढ़ा, तलवार को चकमा दिया और बीच में ही भानु की बांह को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से भानु की नाक पर सीधा मुक्का जड़ दिया। कड़क, भानु की नाक टूटने की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वह दर्द से दहाड़ा और सहज रूप से अपनी तलवार गिरा दी, अपनी नाक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्या हुआ चैंपियन, ये बहुत दयनीय है, कम से कम थोड़ी टक्कर तो दो, आरव ने कहा और उसने भानु को जमीन पर पटक दिया। वह उसके ऊपर चढ़ गया, बाएं हाथ से भानु की बाहों को नियंत्रित किया और एक क्रूर दाहिने मुक्के से उसे बेहोश कर दिया। थू, बेहोश होने से पहले भानु के मुंह से एक दांत बाहर निकल गया। रेफरी ने तुरंत दौड़कर आरव को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोका। खून के घेरे के अंदर इतनी देर रहने के कारण रेफरी का चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसका एचपी बार भी पीला कम हो गया था। हालांकि आरव को इसकी परवाह नहीं थी। स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे भानु को देखने के बाद रेफरी द्वारा आरव को विजेता घोषित किया गया। आरव ने गर्व से अपनी बाहें ऊपर उठाईं। दर्शकों ने उसके लिए जयकार तो की, लेकिन वह दिल से की गई जयकार नहीं थी, बल्कि डर से दबी हुई थी। किसी ने भी आरव से इस तरह के प्रभुत्व, योजना और निर्दयता की उम्मीद नहीं की थी। उसकी जीत निस्संदेह पूरी तरह से एक तरफा थी। भले ही बहुत से लोग आरव की क्लास का पता नहीं लगा सके, लेकिन एक बात जो सभी पृथ्वीवासी समझ गए थे वह ये थी कि आरव इस ग्रह पर 19 साल से कम उम्र का अब तक का सबसे बेहतरीन योद्धा था, जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल था। धिक्कार है, आरव भी अपने भाई की तरह ही साजिश करता है। वह एक सुनियोजित मैच था और क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन बेहद ठंडा और क्रूर था। आरव ने भानु को बेहोश करने से पहले उसे पूरी तरह अपमानित किया। क्या तुमने सुना कि आरव ने भानु को बेहोश करने से पहले उसी के शब्द उसे वापस लौटाए? वह क्रूर था। मैं आरव को कभी अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगा, वह बहुत दबंग है। वह कितना हैंडसम है, क्या वह अभी भी सिंगल है? मुझे लगा तुम्हें भानु पसंद था। तुमने कहा था कि टूर्नामेंट जीतने के बाद वह तुम्हारा क्रश है। अब तुम्हें मेरा आरव पसंद है। अरे, इसमें मेरी गलती नहीं है कि आरव ज्यादा लंबा, हैंडसम और ताकतवर है। और तुम्हारा आरव से क्या मतलब है? वह साफ तौर पर मेरा आरव है। कमीनी, अब तू देख। आह, मेरे बाल छोड़। आरव मंच से नीचे उतरा और उसने टनल में अर्जुन को अपना इंतजार करते देखा। उसने अपने भाई को एक बड़ी मुस्कान दी। अर्जुन ने भी बदले में मुस्कुराया। उसे इस समय आरव पर बहुत गर्व था। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन उसका दिल वास्तव में खुशी से नाच रहा था। मुझे लगा था कि तुम बॉल क्रशिंग अंकोशों पर प्रहार का उपयोग करोगे, अर्जुन ने सहज लहजे में कहा। नहीं, उसके जैसा कचरा मास्टर चेतन के हमले के लायक नहीं है, आरव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने इस जवाब पर अपनी बाहें उठाईं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने आरव के कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा, बिल्कुल सही। आरव अर्जुन के साथ ड्रेसिंग रूम में गया, जहां उसके कई पुराने गुरुओं और अर्जुन के दोस्तों ने उसे जीत पर बधाई दी। वह सभी से मिलकर बहुत खुश था। सभी ने आरव की क्रूर लड़ाई शैली के बारे में मजाक किया और अच्छा समय बिताया। वहां मास्टर ऑफ कैस भी था। आरव को बातों बातों में पता चला कि वह व्यक्ति टियर 4 का था, न कि टियर 3 का। इस खुलासे ने आरव को चौंका दिया, क्योंकि वह कसम खा सकता था कि रेड हैंड मर्चेंट ग्रुप में वह टियर 3 योद्धा होने का ढोंग कर रहा था। उत्सुकतावश आरव ने पूछा, वैसे बड़े भाई मास्टर ऑफ कैस, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? मुझे एक बड़ी मछली पकनी है आरव, मुझे शुभकामनाएं दो, उसने ज्यादा जानकारी न देते हुए जवाब दिया। ऑल द बेस्ट, आरव ने कहा और इस जानकारी को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। मैच के बाद भानु लगातार मंचों फोरम्स पर दोबारा मुकाबले रीमैच के लिए शोर मचाता रहा, लेकिन आरव को उसकी इन बचकानी मांगों को पूरा करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। आरव ने भानु को जो करारा तमाचा जड़ा था, वह एक ऐसा अपमान था जिसे भानु जीवन भर ढूंढने के लिए तैयार नहीं था। वह पागलों की तरह आरव को ढूंढकर दोबारा मुकाबले के लिए खींचना चाहता था, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना न रहा जब आरव कहीं नहीं मिला। इसी बीच विश्वविद्यालय में एक बड़ा बदलाव आया। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि इस वर्ष के अंतवर्षीय टूर्नामेंट एंड ऑफ द ईयर टूर्नामेंट के नियमों में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। हर साल
सेमेस्टर के पहले 9 महीनों में सबसे अधिक मेरिट पॉइंट्स योग्यता अंक जमा करने वाले शीर्ष 10,000 छात्र इस विशाल टूर्नामेंट में भाग लेते थे। इसमें कई टीम आधारित राउंड होते थे जो अंततः केवल 64 प्रतिस्पर्धियों को छोड़ते थे, जो फिर फाइनल के एक चरण में जाते थे। टूर्नामेंट के विजेता को हमेशा बड़ी धन राशि दी जाती थी, जिसके बाद एक विशेष पुरस्कार मिलता था जो साल दर साल बदलता रहता था। कभी वह हथियार होता था तो कभी कोई स्क्रॉल, लेकिन वह हमेशा एपिक ग्रेड की एक उपयोगी वस्तु होती थी। हालांकि टूर्नामेंट का असली मूल्य प्रथम आने में नहीं, बल्कि उन अवसरों में था जो तब मिलते थे जब कोई खुद को एक शीर्ष छात्र के रूप में स्थापित कर लेता था। पूरे ब्रह्मांड के गुड फैक्शंस अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पाने के लिए बेताब रहते थे और प्रत्येक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले को अपने परिवार में शामिल करने के लिए बेहद आकर्षक व्यावसायिक सौदे डील्स देते थे। यद्यपि विश्वविद्यालय में लगभग हर कोई एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आता था, लेकिन शीर्ष 64 योद्धा होने के साथ मिलने वाले प्रस्ताव इतने आकर्षक थे कि बड़े बड़े कुलीन नोबल्स भी खुशी खुशी उन नौकरियों को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन इस साल दांव अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थे। जीतने वाले का इनाम पौराणिक मलगो फल था, जो सभी आंकड़ों स्टैट्स को 25 बढ़ा देता था। टियर 0 में एक बार लेवल बने पर केवल 2 अनसाइन स्टेट पॉइंट्स मिलते थे, टियर 1 में लेवल बने पर 3 मिलते थे, जबकि टियर 2 में एक लेवल पर 4 पॉइंट्स मिलते थे। ऐसी परिस्थितियों में 150 स्टेट पॉइंट्स का मूल्य अकल्पनीय था। ये टियर 1 में एक साथ 50 लेवल और टियर 2 में 40 लेवल बने के समान था। और यह एकमात्र इनाम नहीं था। ड्रैगन्स पैराडाइज नाम का एक विशेष कालकोठरी डंजन इस साल खुलने वाला था और टूर्नामेंट के शीर्ष 16 खिलाड़ियों को उस कालकोठरी में प्रवेश करने और जीवन बदल देने वाली लूट हासिल करने का अवसर दिया जाने वाला था। यही कारण था कि आरव ने अकादमी में हर किसी के रवैये में एक बड़ा बदलाव देखा। लोग मेरिट पॉइंट्स बचाने के मामले में अधिक सतर्क हो गए और शीर्ष 10,000 रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए बेताब हो गए। अधिकांश लोगों ने मेरिट पॉइंट्स बचाने के लिए लेक्चर्स में जाना पूरी तरह बंद कर दिया और उनका एकमात्र ध्यान जंगल में पॉइंट्स जमा करने पर हो गया। अकादमी में अंततः क्रूर पीवीपी प्लेयर बनाम प्लेयर का दौर शुरू हो गया, क्योंकि जंगली जंगल अब राक्षसों के बजाय खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को मारने के कारण और भी खतरनाक हो गया था। इस बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वाले जंगल में भी आरव और उसकी टीम ने खुद को तटस्थ न्यूट्रल्स के रूप में स्थापित कर लिया था, जो सिर्फ स्कूल जाना और राक्षसों का शिकार करना चाहते थे। उन पर शायद ही कभी दुश्मन ताकतों द्वारा हमला किया जाता था। उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। इसका एक बड़ा कारण आदित्य की अविश्वसनीय ताकत थी, जो एक साथ 10-12 विरोधियों के साथ बिना थके खिलौनों की तरह खेल सकता था। हालांकि आरव, माया और आरवी सभी अपने आप में शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन आदित्य के सामने हर कोई फीका था। 2 महीने बाद टूर्नामेंट के लिए शीर्ष 10,000 की सूची लॉक होने में केवल 2 महीने और 14 दिन बचे थे। दूसरों और आरव के समूह के बीच का अंतर पहले ही काफी बढ़ चुका था। 10,000वें रैंक वाले के पास भारी भरकम 8,70,000 मेरिट पॉइंट्स थे, जबकि माया, जो अपने अधिकांश पॉइंट्स बचा रही थी और समूह में सबसे अधिक पॉइंट्स वाली छात्रा थी, उसके पास केवल 6,10,000 पॉइंट्स थे। आरव दयनीय रूप से केवल 9,000 पॉइंट्स पर बैठा था। इस समय यह एक रहस्य था कि क्या वह स्नातक ग्रेजुएशन के लिए आवश्यक 1,00,000 पॉइंट्स भी जुटा पाएगा या नहीं। आरव, हम तीनों ने पहले ही टूर्नामेंट में शामिल होने का फैसला कर लिया है और टीम राउंड के लिए हमें कम से कम 3-5 लोगों की जरूरत है। क्या तुम सच में नहीं आना चाहते? माया ने चिंतित आवाज में पूछा। उसने आरव को स्टेट मैक्सिमाइजेशन आंकड़ों को अधिकतम करने के पागलपन भरे प्रशिक्षण को छोड़ने और टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाने की कोशिश की। नहीं माया, मेरा लक्ष्य निश्चित है। भले ही मैं शीर्ष 10,000 रैंक में प्रवेश न करूं, कोई बात नहीं। मैं बस कड़ी मेहनत करना चाहता हूं और टियर 1 के लिए स्टेट मैक्सिमाइजेशन तक पहुंचना चाहता हूं। मैं पहले से ही लेवल 65 पर हूं और मुझे विश्वास है कि ये 2 महीने खत्म होने तक मैं लेवल 100 तक पहुंच जाऊंगा। आरव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। लेकिन यह एक मूर्खतापूर्ण विकल्प है आरव। इनाम इतने अच्छे हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता और तुम में टूर्नामेंट में वास्तव में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। तुम विश्वविद्यालय के 99% योद्धाओं से बेहतर हो। माया ने आरव पर दबाव डाला कि वह उसकी बात मान ले। नहीं माया, मुझे माफ करना। मेरा रास्ता चुना जा चुका है और मैं उससे नहीं भटकूंगा। आरव अपने जवाब में अडिग था। उसने बहुत पहले ही अपना लक्ष्य ढूंढ लिया था और जबकि आदित्य ने शीर्ष 10,000 रैंक हासिल करने के लिए बीच रास्ते में उसका साथ छोड़ दिया था,
आरव इसे अंत तक पूरा करने वाला था। वह विश्वविद्यालय से केवल एक परफेक्ट एक योद्धा बनकर ही बाहर निकलना चाहता था, उससे कम कुछ भी नहीं। ठीक है, उस स्थिति में तुम्हें अब से विश्वविद्यालय से हॉस्टल तक अकेले ही वापस आना होगा, क्योंकि हम तीनों पूरे दिन पॉइंट्स जमा करने के लिए बाहर रहेंगे, माया ने गुस्से में कहा और आरव के कमरे के बीच की धातु की खिड़की को जोर से बंद कर दिया। वह आरव की जिद से साफ तौर पर चिढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आरव को लगा कि माया की सलाह गलत थी। सच तो यह था कि टूर्नामेंट एक अत्यंत लाभकारी अवसर था, लेकिन आरव की जीवन शैली ऐसी थी कि वह जितने मेरिट पॉइंट्स कमाता था, लगभग उतने ही खर्च कर देता था। अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए उसके पास पानी की तरह मेरिट पॉइंट्स बहाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि वह दिन में पूरे 13 घंटे प्रशिक्षण लेता था। भले ही उसका चुना हुआ रास्ता उसके दोस्तों से अलग था, लेकिन वह एक परफेक्ट योद्धा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। महीना बीतने के साथ आरव का प्रशिक्षण और भी तीव्र हो गया। हालांकि वह इस बात से परेशान था कि उसकी टीम के बिना विश्वविद्यालय तक का रास्ता काफी कठिन हो गया था। यद्यपि हाउंड शिकारी कुत्ता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के कारण कुछ छोटे समूहों ने उसे जाने दिया, लेकिन औसतन उसे विश्वविद्यालय जाते समय दिन में कम से कम 3-5 समूहों के साथ उलझना पड़ता था। हालांकि वह उनमें से कुछ को हराने में सफल रहा, लेकिन मारे जाने से बचने के लिए उसे 10 में से 9 बार भागना पड़ा। आखिरकार आरव के लिए स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे विश्वविद्यालय आने जाने के लिए सक्रिय रूप से शटल सेवा का सहारा लेना पड़ा और रात में देर तक पॉइंट्स जमा करने के लिए दिन में 2 घंटे अतिरिक्त जागना पड़ा, ताकि वह अगले दिन के लेक्चर और प्रशिक्षण का भुगतान कर सके। हालांकि आरव की नज़रों में ये सारा संघर्ष सार्थक था, क्योंकि अब वह अपने प्रशिक्षण में बहुत अधिक ठोस परिणाम देख सकता था। ग्रेविटी चैम्बर के अंदर आरव ने 17G के तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल के तहत प्रशिक्षण लिया। टूर्नामेंट के नज़दीक होने और विश्वविद्यालय के सबसे शक्तिशाली छात्रों के मेरिट पॉइंट्स जुटाने में व्यस्त होने के कारण वह उस कमरे में प्रशिक्षण लेने वाला अकेला व्यक्ति था। पुस्तकालय में आरव ने 200 से अधिक पुस्तकें पढ़ीं और 50 से अधिक पहेलियां सुलझाईं, जिसके बाद वह विश्वविद्यालय का एकमात्र गैर नर्ड नॉन नर्ड छात्र बन गया जिसे लाइब्रेरी कार्ड जारी किया गया। इससे उसे प्रति सप्ताह एक पुस्तक अपने हॉस्टल ले जाने की अनुमति मिल गई। शक्ति प्रशिक्षण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आरव अब अपने अभ्यास के दौरान 150 किलोग्राम की भारी तलवार का उपयोग करता था और 10 में से 8 बार सही प्रहार करने में सफल रहता था। उसकी शैली, फॉर्म, मुद्रा, पोस्चर और मांसपेशियों के असंतुलन को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया था। आरव की उपलब्धियों ने उसके प्रशिक्षकों को भी प्रभावित कर दिया। सहन शक्ति प्रशिक्षण एंड्योरेंस ट्रेनिंग विभाग में आरव अब 60 डिग्री से अधिक ढलान वाली पहाड़ी पर 1 मील तक दौड़ सकता था। यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन उपलब्धि थी। एक दिन खुद प्रिंसिपल आरव के साथ दौड़ने आए, जबकि वह प्रिंसिपल की वार्म अप रन थी और आरव के प्रशिक्षण का उच्चतम स्तर, लेकिन आरव का उनकी वार्म अप गति की बराबरी कर लेना प्रिंसिपल को बहुत प्रभावित कर गया। उन्होंने आरव पर विशेष नज़र रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इस साल अब तक अपने स्टेट मैक्सिमाइजेशन कार्यक्रम का पूरी लगन से पालन करने वाला एकमात्र छात्र था। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन विभाग में आरव अब विश्वविद्यालय के लिए घाटे का कारण बन रहा था, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की कीमत प्रति सत्र 10,000 स्वर्ण सिक्के थी। आरव द्वारा महीने में 5 सत्र लेने का मतलब था कि एक अकेले छात्र पर करीब 50,000 स्वर्ण सिक्कों का खर्च। हालांकि बेहद अमीर विश्वविद्यालय को इसकी परवाह नहीं थी। यदि छात्र को इसकी आवश्यकता थी तो वे लागत वहन करने के लिए तैयार थे। आरव का सबसे कमजोर विभाग डेक्सटेरिटी निपुणता बना रहा। हालांकि उसने सभी क्षेत्रों में हाथ आजमाया, लेकिन वह कीमिया एल्केमी के अलावा किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली नहीं निकला। विडंबना यह थी कि वह जिस क्षेत्र से सबसे ज्यादा नफरत करता था वह भी कीमिया ही थी। ब्लैकस्मिथिंग, लोहारी से लेकर टेलरिंग, दर्जीगिरी और यहाँ तक कि बद्दीगिरी कार्पेंट्री तक आरव ने जिस भी लैब में कदम रखा वहां कार्यस्थल पर खतरे पैदा किए। हर लैब मास्टर ने हाथ जोड़कर उसे काम छोड़ने के लिए मना लिया। अंत में आरव ने जड़ी बूटियों को एक बार देखने के बाद उन्हें पहचानने में अद्भुत प्रतिभा दिखाई और उसे यह समझने की गहरी समझ थी कि काढ़ा बनाने की प्रक्रिया के दौरान नई सामग्री कब मिलानी है। लैब में काम करने के 6 महीनों में उसे प्रधान शिक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और उसे कई अमूल्य कीमिया सूत्र भी सिखाए गए, जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ पोशन, बेसिक कीवी पोशन और बेसिक लव पोशन। लेकिन आरव कीमिया में अच्छा होने के बावजूद रसायनों को मिलाने और हिलाने के दौरान अविश्वसनीय रूप से ऊब महसूस करता था। लेक्चर्स में भी आरव ने बहुत कुछ सीखा।
उसने एक योद्धा होने के बारे में कई बुनियादी बातें और ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझा जिन्हें वह पहले नहीं जानता था। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो उसने सीखी वह ये थी कि किसी क्लास वर्ग के लिए हथियार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण था कि जादूगर मेजर्स लाठी स्टाफ्स क्यों रखते हैं, जबकि तलवारबाज तलवार और लकहारे कुल्हाड़ी रखते हैं। हथियार के आकार और प्रकार तथा क्लास द्वारा उनके उपयोग के बीच एक स्पष्ट संबंध और तर्क था। इसी तर्क के अनुसार आरव ने समझा कि भविष्य में यदि उसकी क्लास वही रहती है तो उसे अपने लिए एक बोन स्टाफ हड्डी की लाठी ढूंढनी होगी, क्योंकि बोन स्टाफ का उपयोग करने से एक ब्लड शेमन रक्त ओझा के रूप में उसके मंत्रों की क्षमता 15-25% बढ़ जाएगी। अपने भाई को अपनी दोहरी तलवार डुअल वील्डिंग तकनीक से सबको मारते हुए देखकर बड़े होने वाले आरव ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह लाठी लेकर पीछे से लेने वाला योद्धा बनेगा। हालांकि हथियार की व्यावहारिकता निर्विवाद थी। लाठियां मूल रूप से प्रवर्धन उपकरण एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस थीं। वे कीवी के प्राकृतिक सुचालक कंडक्टर्स थे और जब कोई मंत्र उनके माध्यम से गुजरता था तो वह गूंजता था और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रवर्धित हो जाता था। बोन स्टाफ और भी खास थी क्योंकि वे उन प्रजातियों से बने होते थे जो कभी कीवी की सुचालक थी, इसलिए उनकी गुणवत्ता और भी उच्च थी। इससे ये संभव हो गया कि आरव के वे मंत्र भी जो कीवी पर नहीं बल्कि रक्त पर आधारित थे, उनके माध्यम से गुजरने पर कीवी का एक पहलू प्राप्त कर सके और प्रवर्धित हो सके। उदाहरण के लिए सैद्धांतिक रूप से ब्रेन वॉश मस्तिष्क प्रक्षालन एक लाठी के माध्यम से उपयोग किए जाने पर ग्रुप ब्रेन वॉश कौशल बन सकता था। दुर्भाग्य से फिलहाल आरव के पास बोन स्टाफ नहीं था और लाइट फैक्शन व्यवसायों के लिए इस वस्तु का अधिक उपयोग न होने के कारण इसे लाइट फैक्शन बाजार में कम ही बेचा या पाया जाता था। भारत के सैनिक मर्सनरी के रूप में आरव को सफलतापूर्वक एक रैंक के साहसी एडवेंचरर के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन मिशनों की कठिनाई थोड़ी बढ़ गई थी जो वह ले सकता था। लेकिन मुख्य लाभ यह था कि पिछले कुछ महीनों में वह बहुत सारे भारत के सैनिकों से जुड़ा और उनके बीच नेटवर्क बनाया। संगठन में हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि उसने कभी पदोन्नति पत्र नहीं मांगा और न ही लाभ के लिए किसी उच्चाधिकारी से चापलूसी की। इसके कारण आरव को ऐसी पार्टियों और समारोहों में आमंत्रित किया जाने लगा जहां उसे सी रैंक का साहसी होने पर भी नहीं बुलाया जाता और उन पार्टियों में उसे उच्च स्तरीय घटनाओं की जानकारी मिली। लेकिन जो सबसे दिलचस्प खबर उसे मिली वह चौंकाने वाली बात उसी विषय से संबंधित थी जो उसने स्कूल में देखी थी। रेड हैंड समूह ने ड्रैगन्स पैराडाइज कालकोठरी के लिए 12 सीटें सुरक्षित करने के लिए भारी भरकम 2.4 बिलियन स्वर्ण सिक्कों का भुगतान किया था, जिसमें केवल टियर 2 तक के साहसी ही प्रवेश कर सकते थे। वहां एक शक्तिशाली बाधा बैरियर थी जो टियर 2 से ऊपर के किसी भी शक्तिशाली प्राणी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती थी। हालांकि कमजोर लोग उस सुरक्षा उपाय को दरकिनार कर विशेष साधनों के माध्यम से प्रवेश कर सकते थे। कालकोठरी की समय सीमा केवल 7 दिनों की थी। किसी भी कीमत पर 7 दिनों के भीतर उस जगह को छोड़ना पड़ता था, क्योंकि समय सीमा चूकने का मतलब था बाहरी दुनिया से बिना किसी संचार के 3 और वर्षों तक कालकोठरी के अंदर फंसे रहना। चूंकि उन 3 वर्षों में वह कालकोठरी एक बैटल जोन युद्ध क्षेत्र बन जाती थी, इसलिए अंदर होने वाली मौतें स्थायी होती थी। केवल 7 दिनों के लिए वह कालकोठरी एक वाइल्ड जोन जंगली क्षेत्र का हिस्सा थी। हर 3 साल में कुल 10,000 व्यक्ति प्रवेश कर सकते थे और यद्यपि मृत्यु का खतरा बहुत अधिक था, केवल 1% लोग ही जीवित बच पाते थे। उन 7 दिनों के दौरान मृत्यु स्थायी नहीं होती थी और व्यक्ति को बस कालकोठरी के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता था। ये कालकोठरी किंगडम ऑफ थंडर के नियंत्रण में थी और वह हर 3 साल में खगोलीय कीमतों पर प्रवेश टिकट बेचता था, जिसमें सभी 10,000 स्थानों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। इतनी ऊंची कीमत के पीछे का कारण सरल था। ड्रैगन्स एक ड्रैगन को अब तक के सबसे शीर्ष बैटल पेट्स युद्ध पालतू जानवर में से एक माना जाता था। भले ही प्रवेश शुल्क बहुत अधिक था, लेकिन अगर कोई ड्रैगन के घोंसले को लूटने में सफल हो जाता तो उसका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता। यह सारी जानकारी जुटाने के बाद आरव को लगा कि उसने आगामी टूर्नामेंट के लिए गंभीरता से तैयारी न करके जीवन भर का एक अवसर खो दिया है, क्योंकि खगोलीय कीमत के बावजूद उसके विश्वविद्यालय ने 16 सीटें सुरक्षित की थीं। भले ही उसने अवसर खो दिया था, आरव बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं था और उसने माया और अन्य लोगों के साथ अपनी सारी जानकारी साझा की और उन्हें उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। आरव यह नहीं जानता था कि आदित्य ऋतु को कालकोठरी के इस रहस्य के बारे में बहुत पहले से पता था और यही एकमात्र कारण था कि वह अभी भी इस विश्वविद्यालय का हिस्सा था। साल के अंत के टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले
क्या तुम थोड़े और कोमल जेंटल नहीं हो सकते? माया ने आरव से शिकायत की जब वह उसके घावों पर दवा लगा रहा था। क्या तुम वही लड़की नहीं हो जिसकी त्वचा हड्डियों तक फट गई थी और फिर भी तुमने एक आवाज तक नहीं निकाली? क्या तुम माया द ब्लडलेस, खून की कमी वाली माया नहीं हो? आरव ने उसे चिढ़ाते हुए दवा और भी धीरे से लगाना शुरू किया। आरव, अगर तुमने मुझे दोबारा उस नाम से पुकारा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, माया ने दांत पीसते हुए कहा। उन दोनों को कॉलेज आए 9 महीने बीत चुके थे और 2 दिन बाद शीर्ष 10,000 की रैंकिंग लॉक होने वाली थी। माया के इतने बुरी तरह घायल होने का कारण ये था कि आज 300 से अधिक छात्रों के एक समूह ने जंगल में आदित्य, माया और आरवी पर हमला कर दिया था। वे उनके द्वारा मेहनत से कमाए गए मेरिट पॉइंट्स छीनना चाहते थे, हालांकि वह तिकड़ी उन्हें चकमा देकर हॉस्टल पहुंचने में सफल रही। वे तीनों 15 लाख से अधिक मेरिट पॉइंट्स के साथ शीर्ष 5,000 रैंक में थे, जबकि 10,000वां स्थान 9,90,000 पॉइंट्स पर था। इस बढ़त के साथ ये लगभग तय था कि यह समूह टूर्नामेंट में प्रवेश करेगा, क्योंकि बचे हुए 2 दिन किसी और के लिए बराबरी करने के लिए बहुत कम थे। टीम राउंड कठिन होने वाले हैं, काश मेरी पीठ बचाने कवर करने के लिए तुम होते, माया ने आरव के सामने अपनी पीठ खोलकर लेटे हुए कहा, जबकि वह दवा लगा रहा था। अरे, तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारी पीठ कवर करूं? आखिर मैं इसे बहुत जोर से हार्ड करता हूं, बिल्कुल भी कोमलता से नहीं, आरव ने माया को चिढ़ाया। माया एक पल के लिए घूमी और आरव को थप्पड़ मारने की कोशिश की, फिर वापस लेट गई। हालांकि ग्रेविटी चैम्बर में प्रशिक्षण के बाद आरव की गति काफी बढ़ गई थी और उसने थप्पड़ को चकमा देते हुए कहा, अच्छे टिप्स हैं। माया के चेहरे पर गहरा लाल रंग छा गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जब वह थप्पड़ मारने के लिए 1 सेकंड के लिए उठी थी, तब आरव ने उसके निजी अंग देख लिए थे। हालांकि आरव उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसके लाल कान देखकर वह मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आरव के ये कहते ही माया ने राहत की एक बड़ी सांस ली। आरव उसकी मासूमियत पर मन ही मन हंसा। अगर आपको पता हो कि कैसे करना है, तो इस खतरनाक राजकुमारी को चिढ़ाना काफी आसान था। तुम्हें पता है राजकुमारी, अगर तुम मेरे ग्रह पर होती, तो 18 साल की उम्र में कुंवारी वर्जन होने पर तुम्हें इतना बड़ा लूजर नहीं माना जाता। ये काफी सामान्य है, आरव ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ भी लूजर नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं कैट 20 लड़कों के साथ नहीं सोती और मौज मस्ती नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं लूजर हूँ, माया ने पलटवार किया। यह मजाक अब पुराना हो गया है राजकुमारी, कुछ नया लाओ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे संतुष्टि थी कि अब यह अपमान उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। सब हो गया, आरव ने खड़े होकर और अपने हाथ धोकर अपने कमरे के बिस्तर पर गिरते हुए कहा। माया ने दोनों के बीच के धातु के शटर को खोला और कहा, अगर संभव हो तो अगले 2 दिनों तक आने जाने के लिए शटल सेवा का उपयोग करना। आरव, बाहर कयामत मची हुई है, यहाँ तक कि हम भी टूर्नामेंट तक अब बाहर नहीं जाएंगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, मेरे पास 60,000 मेरिट पॉइंट्स बचे हैं, मैं कुछ दिन प्रबंध कर लूंगा। तुम्हें पता है आरव, हालांकि मैं पिछले 3-4 महीनों से उन दोनों के साथ लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी केमिस्ट्री तालमेल अभी भी सबसे अच्छी है, माया ने उदास आवाज में कहा। बिल्कुल, क्योंकि मैं शानदार जो हूँ, आरव ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हारे साथ लड़ना याद आता है, माया ने ये कहते हुए धातु की खिड़की बंद कर दी और सोने चली गई। आरव उसके आखिरी शब्दों को सुनकर कुछ देर के लिए अवाक रह गया, फिर उसने एक गहराई भरी और बुदबुदाया, मुझे भी। सच तो ये था कि आरव भी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बेताब था, लेकिन अब उसके पास इसका अवसर नहीं था। उसने पॉइंट्स जमा करने का सबसे महत्वपूर्ण समय गंवा दिया था और इसके बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था। अब भले ही उसके अंदर भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके पास आवश्यक मेरिट पॉइंट्स नहीं थे। अगला दिन आरव शटल लेकर विश्वविद्यालय पहुंचा। उस दिन वह आमतौर पर खचाखच भरे रहने वाले प्रिंसिपल की क्लास में अकेला छात्र था। प्रिंसिपल खुद भी एक छात्र को बैठा देख हैरान रह गए। ये तुम हो? प्रिंसिपल ने मुखौटे को तुरंत पहचानते हुए कहा। प्रिंसिपल पिछले कुछ महीनों से आरव पर नजर रख रहे थे और उन्होंने रिसेप्शनिस्टों और प्रशिक्षकों से उसके बारे में बात की थी, जिन्होंने उसे एक ट्रेनिंग फ्रीक, प्रशिक्षण का दीवाना बताकर उसकी काफी तारीफ की थी। गुड मॉर्निंग सर, आरव ने सम्मान के साथ कहा। मुझे बताओ लड़के, तुम परफेक्ट वॉरियर, पूर्ण योद्धा के पद पर इतने दृढ़ क्यों हो? तुम अकेले हो जिसने सेमेस्टर की शुरुआत में मेरे द्वारा दिए गए रूटीन का पालन किया है। अन्य सभी छात्रों ने 6 महीने के निशान तक इसे छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, प्रिंसिपल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा।
मुझे विश्वास है सर, विश्वास है कि यदि इतने प्रतिष्ठित संस्थान में, जहां कई टियर 4 प्रोफेसर हैं, एक टियर 3 योद्धा प्रिंसिपल के रूप में युद्ध कॉम्बैट सिखा रहा है, तो उसका चुना हुआ रास्ता विशेष होना चाहिए, आरव ने उत्तर दिया। ये सुनकर प्रिंसिपल की आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। उन्होंने आरव को गौर से देखा। तो टियर 1 को पूर्ण परफेक्ट करने में कितना समय लगेगा? प्रिंसिपल ने पूछा। अधिकतम 1 महीना, मुझे लगता है 20-21 दिन अगर मैं बहुत मेहनत करूं और लेक्चर्स छोड़ दूं, आरव ने जवाब दिया। ओह, इतने करीब। मुझे बताओ छात्र, तुमने टूर्नामेंट का लक्ष्य क्यों नहीं रखा? कोई विशेष कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास समय सीमित था और मैं या तो सीखने और प्रशिक्षण के लिए मेरिट पॉइंट्स खर्च कर सकता था या उन्हें शीर्ष 10,000 स्थान के लिए बचा सकता था। मैं विश्वविद्यालय में सीखने और प्रशिक्षण के लिए आया था और चूंकि वह लक्ष्य पूरा हो गया है, इसलिए अगर मैं टूर्नामेंट में नहीं भी जा पाता तो मुझे कोई मलाल नहीं है, आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया। प्रिंसिपल काफी देर तक शांत रहे, जैसे वे किसी बड़ी बात पर विचार कर रहे हों। उन्हें आरव और उसका दृढ़ संकल्प बहुत पसंद आया। वह एक ईमानदार और मेहनती बच्चा था। इसलिए थोड़े आंतरिक मंथन के बाद प्रिंसिपल ने आरव को कुछ मेरिट पॉइंट्स देने का फैसला किया। विश्वविद्यालय अधिसूचना, आपने 10 लाख मेरिट पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। अधिसूचना देखते ही आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जो देख रहा था उससे पूरी तरह दंग था। मेरी बात सुनो लड़के, और ध्यान से सुनो। जब तुम इस क्लास से बाहर जाओगे तो इन मेरिट पॉइंट्स को प्राप्त करने का आधिकारिक कारण जो तुम कहोगे वो यह है। प्रिंसिपल ने कहा कि टूर्नामेंट टीम और 1-on-1 युद्ध सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह है, इसलिए उन्होंने क्लास के हर व्यक्ति को वहां पहुंचने के लिए 10 लाख मेरिट पॉइंट्स का इनाम दिया। लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ मैं प्रिंसिपल था और तुम थे, इसलिए केवल तुम्हें यह मिला है। व्यक्तिगत तौर पर इसे पिछले 9 महीनों की तुम्हारी मेहनत के लिए मेरी तरफ से एक इनाम और एक ऋण लोन समझो, ताकि तुम उन छात्रों को परफेक्ट वॉरियर की ताकत दिखा सको जिन्होंने इस अवसर को गंवा दिया। मुझे निराश मत करना। आरव ने टॉप 10,000 की रैंकिंग चेक की और खुद को 9,201वें स्थान पर पाया, जो काफी जोखिम भरा था। हालांकि उसके और 10,000वें स्थान के बीच थोड़ा अंतर था, लेकिन टूर्नामेंट से पहले का आखिरी दिन पागलपन भरा होने वाला था, क्योंकि 10,000 से 12,000वीं रैंक के बीच के लोग किसी भी तरह टॉप 10,000 में जगह बनाने की पूरी कोशिश करने वाले थे। इसका मतलब था कि आरव एक मुश्किल स्थिति में था जहां वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था, लेकिन वह कोई बड़ा जोखिम भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके दोस्तों के विपरीत, जो जंगल में कम से कम 3 के समूह में जाते थे, आरव बिल्कुल अकेला था। आरव के लिए प्रिंसिपल द्वारा भेजे गए 10 लाख पॉइंट्स एक ईश्वरीय अवसर के समान थे, क्योंकि हालांकि उसने टूर्नामेंट में हिस्सा न ले पाने की अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब वह स्टैंड्स में बैठकर अपने दोस्तों का समर्थन करता तो उसका दिल यकीनन दुखता। आरव को केवल एक दर्शक बने रहना पसंद नहीं था, वह अपने पूरे पिछले जीवन में एक दर्शक ही रहा था। इसलिए अब जब प्रिंसिपल ने उसे किनारे से हटकर एक शानदार प्रदर्शन करने का मौका दिया था, तो आरव ने अपना सब कुछ झोंक देने की कसम खाई। भाड़ में जाए सब, अगर 10 लाख पॉइंट्स के बाद भी मैं टूर्नामेंट में प्रवेश नहीं कर पाता तो मुझे चुल्लू भर पानी में नाक डुबोकर मर जाना चाहिए, आरव ने सोचा, और उसने अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए जंगल में जाकर पॉइंट्स हासिल करने का फैसला किया। हालांकि यह जोखिम भरा था, लेकिन आरव को अपनी अंतरात्मा पर भरोसा था और उसे विश्वास था कि वह मुसीबत से बचने के लिए काफी समझदार है। जब आरव अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी सोहन पीछे से दबे पांव आया और उसे बुरी तरह डरा दिया। बू, सत्यानाश हो, आरव ने चौंकते हुए कहा और पीछे हमला करने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन उसके हाथ सोहन ने पकड़ लिए। चच, कितने डरपोक हो, सोहन ने आरव का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो उसकी हरकतों से साफ तौर पर चिढ़ा हुआ था। क्या बकवास है सोहन, किसी दिन मैं तुम्हारी जमकर धुनाई कर दूंगा, आरव ने झुंझलाए हुए स्वर में कहा। अरे, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, सोहन ने कहा, जिससे आरव अवाक रह गया। एक अजीब सी खामोशी के बाद आरव ने सोहन के सफेद दांतों को घूरते हुए पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, मैं यहाँ चटर्जी कबीले के पास से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। बड़े अधिकारियों का कहना है कि तुम आगामी टूर्नामेंट के दौरान अपनी ब्लड मैनिपुलेशन की क्षमता या अपनी तलवार ट्रेवस्लेशर का उपयोग नहीं करोगे। तुम उस तलवार का उपयोग यूनिवर्सिटी और पृथ्वी पर करके घोर मूर्खता कर चुके हो। आधा दिमाग रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है कि रावण ही आरव है और आरव ही रावण। चूंकि तुम पहले ही पृथ्वी पर उस ब्लडी सकल स्किल को दिखा चुके हो, इसलिए तुम उसका भी उपयोग नहीं कर सकते।
इसके अलावा चटर्जी कबीले तुम्हारे टूर्नामेंट का पूरा खर्च उठाएगी और तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है, सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव की आंखें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, मैंने अभी 20 मिनट पहले ही टॉप 10,000 में जगह बनाई है, तुम्हें मेरे टूर्नामेंट में भाग लेने और पृथ्वी पर मेरी लड़ाई के बारे में कैसे पता चला? पगले लड़के, तुम बार बार यह क्यों भूल जाते हो कि मैं सब कुछ सुनता हूँ। इस यूनिवर्सिटी की हर कानाफूसी से लेकर तुम्हारे और प्रिंसिपल के बीच की जोरदार बातचीत तक, यहाँ तक कि तुम्हारे और माया के बीच की रोमांटिक रात की बातों तक, मुझे सब पता है, सोहन ने कहा, और आरव को उसका चेहरा मुक्का मारकर तोड़ने की तीव्र इच्छा हुई। प्रिंसिपल के साथ जोरदार बातचीत का क्या मतलब है? इसे इतना अजीब मत बनाओ। और माया के साथ कैसी रोमांटिक बातें? अगर उसने तुम्हें ये बकवास करते सुन लिया तो वह तुम्हारे शरीर के एक एक इंच को खंजर से छेद देगी, आरव ने पलटवार किया। सोहन माया के गुस्से के बारे में सोचकर थोड़ा सहम गया। हाँ, चलो उस पागल औरत से इस बारे में बात नहीं करते, सोहन ने सुझाव दिया। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर सोहन की शर्तों पर सहमत हो गया, क्योंकि सोहन ने गारंटी दी थी कि चटर्जी कबीले द्वारा दी गई तलवार रेवस्लेशर से कमतर नहीं होगी। कुछ समय बाद, बुरा विचार, बहुत बुरा विचार। आरव अपनी जान बचाकर जंगल में भागते हुए चिल्लाया, उसकी एचपी बार बहुत कम हो चुकी थी। अकेले 4 लोगों के समूह पर हमला करना मूर्खता थी आरव, तुम आदित्य नहीं हो। अब तुम मरोगे और बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स खो दोगे, नोवा ने उसके दिमाग में कहा। आरव 200 से अधिक लोगों की भीड़ से बचकर पैरों के बीच से भाग रहा था। मुझे पता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था दादाजी नोवा, और आपका मेरे दिमाग में चिल्लाना इस स्थिति में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। पिछले 2 घंटों से आरव जंगल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसने अकेले राक्षसों और 2 या 3 की छोटी टीमों को हराकर 25,000 से अधिक मेरिट पॉइंट्स कमाए थे। उसकी रैंक में 15 स्थानों का सुधार हुआ और उसका हौसला बुलंद था। हालांकि फिर उसने अपनी क्षमता से अधिक करने की कोशिश की और अकेले 4 के समूह से भिड़ गया। हालांकि वह उन्हें हरा सकता था, लेकिन उनकी लंबी लड़ाई ने अन्य टीमों को आकर्षित कर लिया, जिन्होंने आरव को अकेले देखकर शिकारी कुत्तों की तरह घेर लिया। ये तीसरी पार्टियां, इन्हें बैन कर देना चाहिए। ये कायरतापूर्ण रणनीति है, आरव चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने पीछा करने वालों को धीमा करने के लिए अपने पीछे एक आग की दीवार खड़ी कर दी। हॉस्टल अभी भी 0.8 किमी दूर है, हालांकि उम्मीद कम है, फिर भी तुम पहुंचने की कोशिश कर सकते हो, नोवा ने सुझाव दिया। आरव ने तुरंत गति बढ़ाई। उसकी ग्रेविटी ट्रेनिंग का असर दिखने लगा था, क्योंकि वह आसानी से अपने हमलावरों को पीछे छोड़ने लगा। आरव ने देखा कि सामने एक बड़ा पेड़ है। वह उसके चारों ओर घूमा, लेकिन आगे भागने के बजाय वह अचानक रुक गया, चुपचाप एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और अपने पीछा करने वालों का इंतजार करने लगा। धत तेरे की, वह कहाँ गया? एक लड़के ने आरव के नीचे खड़े होकर कहा। तभी आरव ने अपनी ब्रेन वॉशिंग स्किल सक्रिय की। शुक्र है कि उस लड़के के इंटेलिजेंस पॉइंट्स आरव से आधे थे, इसलिए स्किल काम कर गई। वह बाईं ओर गया है, आरव द्वारा नियंत्रित लड़के ने चिल्लाकर कहा और पूरे समूह को गलत दिशा में ले गया। आरव ने उनके आगे बने का 20 सेकंड इंतजार किया, फिर पेड़ से नीचे उतरकर दाईं ओर तेजी से भाग निकला। मैं हैरान हूँ, तुम वास्तव में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हो, नोवा ने आरव की रणनीति की तारीफ की। पसीने से तरबतर और थका हुआ आरव सुरक्षित हॉस्टल पहुंच गया। इस बीच माया हॉस्टल के प्रार्थना कक्ष में थी। उसने मोमबत्ती पकड़ी हुई थी और अपने दिवंगत पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही थी। पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं टूर्नामेंट के टॉप 16 में प्रवेश करूंगी और ड्रैगन पैराडाइज डंजों के लिए जगह बनाऊंगी। भले ही मैं अभी पठान कबीले का बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैं उस डंजों से बहुत पैसा कमाऊंगी और किंग्समैन के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए लड़ाकों को काम पर रखूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ, वे चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इस बीच आदित्य, रीतु शैतानी मुस्कान के साथ अपने खून से ध्रुव लक्ष्यसन को एक पत्र लिख रहा था। प्रिय पिता, मैं आदित्य, ध्रुव का बेटा, 18 वर्ष का हूँ और आपका नाजायज बेटा। आज मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आखिरकार टूर्नामेंट में प्रवेश करके अपने जीवन का पहला बड़ा कदम उठा रहा हूँ। मैंने अपनी खून की शक्ति, बिजली, को जागृत कर लिया है और इसका उपयोग करके आपका नाम रोशन करने की योजना बना रहा हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। आपका प्यारा बेटा, आदित्य। हाँ, बेवकूफ ध्रुव, रीतु मुस्कुराया। वह जानता था कि पत्र मिलने पर ध्रुव की क्या प्रतिक्रिया होगी। यह एक खतरनाक खेल था जो वह राक्षस खेल रहा था।